अलग लोग जब शुरू करते हैं तो उनके पास बस एक कुत्ता होता है, और मेरे पास शुरुआत में ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो दुनिया के अंत जैसी चीज़ों को अंदर रख सकता था। मैं तो बस चुपचाप दुनिया बचाना चाहता। सिस्टम की पावर से मैंने उन सारी चीज़ों को जो पूरी इंसानियत को एक रात में ख़त्म कर सकती थी, एक एक करके बेस के अंदर बंद कर दिया। लेकिन किसे पता था कि एक दिन मेरी इन्फ्लुएंसर गर्लफ्रेंड लाइव आकर मुझसे ब्रेकअप कर लेगी, और उसी वक्त पूरी दुनिया के आसमान पर एक स्काई स्क्रीन फैल जाएगी जो मेरे सालों के हर एक काम को पूरी दुनिया के सामने लाइव दिखा देगी। उसी वक्त जब मैंने अभी अभी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप वाला कॉल काटा था, स्टूडियो में डायरेक्टर के ईयरपीस में स्टाफ की आवाज़ आई, डायरेक्टर बाहर, बाहर आसमान में कुछ हुआ है। स्टूडियो में हलचल शुरू हो गई। खिड़की के पास खड़े कुछ स्टाफ मेंबर्स एक साथ बाहर की तरफ मुड़े और वहीं जम गए। ली रान की भौहें सिकुड़ गईं, जैसे कुछ चीज ने पूरे आसमान को ढक दिया हो। हल्की गोल्डन लाइट फैलने लगी, दूर से पास आती हुई, धीरे धीरे साफ होती हुई, आंखों के सामने ही फैलती जा रही थी। लीरान खिड़की के पास एक जगह खड़ा रह गया। उसने 10 साल से ज्यादा एंकरिंग की थी, बड़े बड़े सीन देखे थे, पर इस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह खाली था। यह है क्या 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 कमेंट्स पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। मैंने बालकनी से देखा आसमान चमक रहा है। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, मेरा दोस्त हजारों किलोमीटर दूर है, उसने भी देखा। पूरे देश में ये हो रहा है। ये है क्या चीज़? बाहर देश में भी कोई है, हाँ है। मेरा कज़न विदेश में है, वो बोल रहा है वहाँ भी है। ग्लोबल लेवल पर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो हल्की गोल्डन लाइट कुछ ही मिनटों में पूरे आसमान पर फैल गई। फिर लाइट धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी, जैसे कोई शेप बना रही हो। नहीं, शेप नहीं, ये तो वर्ड्स हैं। गोल्डन कलर के वर्ड्स, बहुत बड़े, आसमान में आड़े लटके हुए। हर इंसान सिर उठाकर साफ साफ पढ़ सकता था। कुछ अचीवमेंट्स को दबाया नहीं जाना चाहिए, कुछ लोगों को। दोनों लाइंस आसमान में पास पास लटकी थीं, सॉफ्ट पर बिना ध्यान खींचे न रहने वाली रोशनी बिखेर रही थी। तुरंत बाद तीसरी लाइन आई, फॉन्ट पहली दोनों से थोड़ा छोटा, पर उतना ही साफ। फ्यूचर की तरफ से मेमोरियल। पूरी दुनिया चुप हो गई। 70 करोड़ लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। ये 3 लाइन्स के गोल्डन वर्ड्स अचानक से आ गए, दिमाग हैंग हो गया। क्वान मिन्जी ये शो के स्टूडियो में ली रान खिड़की के सामने खड़ा था, मुंह हल्का खुला। सू वॉर्निंग गेस्ट सीट पर बैठी थी। अभी तक जो केयर से बनाई हुई स्माइल थी, अब चेहरे पर सिर्फ शॉक बचा था। कमेंट्स का कंटेंट कुछ मिनट पहले वाला बिल्कुल नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है? फ्यूचर से मतलब क्या? क्या नहीं भुलाया जाना चाहिए? किसका कंट्रीब्यूशन? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? आसमान पर वर्ड्स कैसे आ सकते हैं? जैसे आसमान गिर गया हो। डायरेक्टर ने फौरन डिसीजन लिया। सारे कैमरे खिड़की के बाहर आसमान की तरफ कर दिए। क्वान मिन्जी ये के लाइव सिग्नल से ये फुटेज पूरे नेटवर्क पर चली गई। पहले से ऑनलाइन 30 करोड़ व्यूअर्स अगले 10 मिनट में 70 करोड़ हो गए। पूरे नेटवर्क के बाकी सारे लाइव वैरायटी शोज, टीवी चैनल्स या तो अपना ओरिजिनल कंटेंट रोककर आसमान की खबर दिखाने लगे, या सीधे क्वान मिन्जी ये का फुटेज रिलीज करने लगे। हिस्ट्री में पहली बार पूरी इंसानियत एक साथ एक ही आसमान देख रही थी। गोल्डन वर्ड्स अभी भी वहीं लटके थे। कुछ अचीवमेंट्स को दबाया नहीं जाना चाहिए, कुछ लोगों को भुलाया नहीं जाना चाहिए। फ्यूचर की तरफ से मेमोरियल। किसी को नहीं पता था आगे क्या होगा। अगले 10 मिनट इंसानियत की हिस्ट्री के सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन वाले 10 मिनट थे। सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स क्रैश हुए। सर्वर में प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि एक साथ इतना ज़्यादा ट्रैफिक आया कि सिस्टम ओवरलोड हो गया। जब प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे वापस चालू हुए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स में सबसे ऊपर सिर्फ एक चीज़ थी, स्काई एनॉमली, गोल्डन वर्ड्स, फ्यूचर से मतलब क्या। पूरी दुनिया की स्काई स्क्रीन डिस्कशन में, कमेंट्स में, ग्रुप चैट्स में, डीएमएस में, जहाँ भी टाइप हो सकता था वहाँ बस एक ही चीज़ डिस्कस हो रही थी। और शहर की सड़कों पर बहुत सारे लोग वहीं रुक गए। गाड़ी चलाने वाले साइड में गाड़ी रोककर, उतरकर, सिर उठाकर आसमान देखने लगे। शॉपिंग करने वाले मॉल के गेट पर खड़े होकर फ़ोन से नॉनस्टॉप फोटो खींचने लगे। रात का खाना खाने वाले चॉपस्टिक रखकर पूरी टेबल एक साथ खिड़की की तरफ देखने लगी। नीचे पार्क में डांस करने वाली आंटियां भी रुक गईं, एक साथ इकट्ठा होकर आसमान की तरफ इशारा कर रही थी। डर, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, कन्फ्यूजन, हर तरह की फीलिंग्स दुनिया के हर कोने में एक साथ बढ़ रही थी। और ऊपर के लेवल पर हर देश की रिएक्शन और भी फास्ट थी। कहा जाता है कई देशों ने स्काई स्क्रीन आने के 3 मिनट के अंदर ही एक तरह की हाई लेवल अलर्ट स्टेट में जाना शुरू कर दिया था, पर किसी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था ये क्या चीज़ है। सिर्फ एक बात पक्की थी, ये चीज़ किसी इंसान ने नहीं बनाई, कम से कम मौजूदा टेक्नोलॉजी से तो नहीं बन सकती। 70 करोड़ लोगों की नज़रें आसमान पर टिकी थीं, पर आसमान ने कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी। गोल्डन वर्ड्स रात के आसमान में शांति से लटके थे, न गायब हो रहे थे, न बल रहे थे, जैसे किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हों। वापस क्वान मिन जी ये के स्टूडियो में ली रान ने लगभग 2 मिनट लिए खुद को काम करने में। वो इस इंडस्ट्री के सबसे टॉप एंकर्स में से एक थी। 10 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस ने उसे बताया था कि ऐसे मोमेंट में जो टॉपिक पकड़ लेता है वही जीतता है। वो तेज़ी से एंकर टेबल पर वापस आई, कैमरा की तरफ देखकर बोलना शुरू किया। दर्शक दोस्तों, मुझे यकीन है आप सबने आसमान में ये अजीब घटना देख ली होगी। उसकी आवाज़ शांत और मजबूत थी। हमारी क्वान जी ए की लाइव टीम इस पर तुरंत काम शुरू करेगी। अभी हम अपने शो को स्काई स्क्रीन की रियल टाइम एनालिसिस में बदल रहे हैं। कमेंट्स तेज़ी से आने लगे। हाँ 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 हाँ, यही करना चाहिए। मत काटो, मत काटो। आखिर लीरान भाई है, जरूरी मोमेंट पर भरोसेमंद। दूसरे चैनल अभी भी एड्स दिखा रहे हैं, तुमने सीधे कट कर दिया, बढ़िया।
डायरेक्टर ने ईयरपीस में उसे याद दिलाया, ऑनलाइन व्यूअर्स की गिनती अभी भी बढ़ रही है, ऊपर से मैसेज है कि हमें आगे भी ब्रॉडकास्ट करते रहना है, इसे स्पेशल प्रोग्राम की तरह ट्रीट करो, यह हाइप छूटनी नहीं चाहिए। ली रान ने सिर हिलाया, दिमाग तेजी से चल रहा था। स्पेशल प्रोग्राम बनाना है तो लोग चाहिए जो बात कर सकें, टॉपिक्स उठा सकें, माहौल बना सकें। उसकी नज़र स्टोर में घूमी, आखिर में सू वानिंग पर जाकर रुकी। सू वानिंग अभी भी गेस्ट सीट पर बैठी थी। सच कहें तो स्काई स्क्रीन आने के उस पल में सब उसे भूल गए थे, खुद उसे भी। उसका प्लान किया हुआ ब्रेकअप ड्रामा और वो एक सेकंड में कटा हुआ कॉल, आसमान में आए गोल्डन वर्ड्स के सामने ये सारी एंटरटेनमेंट न्यूज़ अचानक बेकार लगने लगी थी। पर लीरान समझदार आदमी था, उसे पता था सू वानिंग को अभी जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी अभी हुए ब्रेकअप ने व्यूअर्स को उसे याद दिला दिया था, उसे आज रात का टॉपिक बना दिया था। दर्शकों को उससे फीलिंग्स थी, क्यूरियोसिटी थी, अटेंशन थी। उसे रोके रखना मतलब कुछ व्यूअर्स का अटेंशन रोके रखना। और कहीं अगर ये स्काई स्क्रीन सू वार्निंग के उस बेकार बॉयफ्रेंड से कोई कनेक्शन रखे तो लीरान को खुद भी ये सोच बेतुकी लगी। पर वैरायटी शो का इंस्टिंक्ट बोल रहा था कि उसे रखना सही रहेगा। वार्निंग। लीरान ने उसकी तरफ देखा। आगे की स्पेशल लाइव में तुम्हारी इंटरेस्ट है क्या हमारे साथ एनालिसिस गेस्ट बनने में? सू वार्निंग एक पल रुकी। उसने खिड़की के बाहर स्काई स्क्रीन की तरफ देखा, फिर ली रान की तरफ। दिमाग तेजी से चलने लगा। पूरी इंसानियत की अटेंशन। अगर वो इस लाइव की परमानेंट गेस्ट बन जाए तो ये एक्सपोजर 100 एड्स करने से भी ज्यादा मिलेगा। और अभी अभी ब्रेकअप वाली बात ने उसका डिस्कशन बहुत बढ़ा दिया था। अब उसे एक नई इमेज चाहिए जो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ खींच सके। स्काई स्क्रीन एनालिसिस गेस्ट की आइडेंटिटी बिल्कुल फिट बैठती थी। बिल्कुल इच्छा है। सू वार्निंग ने आज रात की सबसे शानदार स्माइल दी। कमेंट्स में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। सू वार्निंग तो मौका पकड़ने में माहिर है। ठीक है, चलो किसी को तो बात करने के लिए चाहिए। अभी बॉयफ्रेंड को छोड़ा और स्काई स्क्रीन की हाई पर चढ़ने लगी। तेरे जैसा कोई नहीं। जैसे ही सू वानिंग ने सिर हिलाकर रुकने पर हामी भरी, स्काई स्क्रीन के गोल्डन वर्ड्स धीरे धीरे गायब होने लगे। सबका ध्यान तुरंत वापस खिंच गया। हिल रहा है, हिल रहा है, स्काई स्क्रीन में कुछ बदल रहा है। लीरान सबसे पहले रिएक्ट किया, खिड़की की तरफ इशारा किया। कमेंट्स बाढ़ की तरह आने लगी। वर्ड्स गायब हो गए, खत्म होने वाला है। लेकिन ये बुझा नहीं, बल्कि इसके उलट रोशनी स्काई स्क्रीन के सेंटर से फिर से इकट्ठा होने लगी, जैसे कुछ बन रहा हो। मोटी तीखी लाइंस एक एक करके स्काई स्क्रीन पर एक शेप बनाने लगी। तीन एरोज तीन डायरेक्शन से सेंटर के एक पॉइंट की तरफ आ रहे थे। बाहर एक मोटा सर्कल लगा था। पूरा डिजाइन सिंपल और शार्प था। कोई अजीब सी प्रेशर वाली फीलिंग दे रहा था, जैसे कोई लोगो हो। अरे ये तो बस एक लोगो है। ये लोगो स्काई स्क्रीन के बीचों बीच करीब 5 सेकंड लटका रहा। सबने साफ साफ देखा। तुरंत बाद लोगों के नीचे एक लाइन दिखी। इस बार गोल्डन नहीं, इस बार सफेद रंग की, फॉन्ट और छोटा और फॉर्मल, जैसे किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का हेडिंग हो। इस बार का मूड पूरी तरह बदल गया। अब डर नहीं था, शौक नहीं था, हंसी थी। हाँ हाँ हाँ, समझ गया, ये तो नई मूवी का प्रोमो है। स्पेशल कंटेनमेंट मेजर्स क्या बोल रहा है, किसी टीनेजर की नॉवल जैसा लग रहा है। इस मूवी का प्रोमो इतना बड़ा सेटअप करेगा, कितना पैसा लगाया इसमें। मनुष्य सोता है, कोई नहीं जानता। हाँ हाँ, बहुत ओवर है ये। सच में स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे हैं, पैसा वसूल है। रुको, कोई ये सच में तो नहीं मान रहा। नहीं यार, नहीं यार। पूरे कमेंट्स लगभग एक तरफा हो गए। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, इंसान की समझ से बाहर की चीजें, पूरी इंसानियत की रक्षा, जैसे वर्ड्स का मजाक उड़ाने लगे। सच जैसा बोल रहे हैं पर कोई मान नहीं रहा। ली रान भी हंस पड़ा, सू वानिंग की तरफ देखा। ये स्काई स्क्रीन कहानी सुनाने में बड़ा माहिर है। सू वानिंग भी साथ में हंसी। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी ट्रेलर देख रहे हों। पता नहीं किसने डाला ये। इतना रिसोर्सेज लगाकर बनाई गई ये परफॉर्मेंस आर्ट, स्काई स्क्रीन जैसा सुपरनैचुरल फिनोमिनन तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, पर इसमें जो कंटेंट आ रहा है वो तो जोक है। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, अनॉमली कंटेनमेंट, इंसानों की रक्षा, ये तो नॉवल जैसा है। किसी को ये सच नहीं लग रहा, एक भी नहीं। हंसी अभी रुकी भी नहीं थी कि स्काई स्क्रीन ने पेज पलट दिया। वो शांत भरा लोगो और वर्ड्स वाला सीन बदलकर एक फुटेज में बदल गया, जैसे कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो। इमेज थोड़ी धुंधली, टाइम स्टैम्प और कोड वाला वाटरमार्क, कलर थोड़ा ठंडा। जगह देखने में एक साधारण सा छोटा कस्बा लग रहा था। नीचे नीचे घर, कच्ची सड़क, दूर पहाड़ों की कतार। स्क्रीन पर कुछ लोग दिखे, सब आम गांव वाला जैसे कपड़ों में, खेत के किनारे किसी चीज के इर्द गिर्द जमा थे। करीब बास्केटबॉल जितने साइज की, एकदम राउंड शेप, देखने में जैसे पहाड़ों से मिलने वाला कोई राउंड पत्थर हो, बस थोड़ा बड़ा। बहुत ऑर्डिनरी है। कमेंट्स तुरंत मजाक उड़ाने लगे। तो एक पत्थर है क्या? मेरे घर के पीछे पहाड़ पर तो ऐसे बहुत हैं। बताओ, कुछ भेज दूं? यही है तुम्हारा वो एनॉमली, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन? एक पत्थर को रोक रहा है। हंसी आ गई, पर स्काई स्क्रीन ने इस मजाक को इग्नोर किया। फुटेज चलती रही। एक गांव वाला आगे आया, नीचे बैठा, हाथ बढ़ाकर उस पत्थर को धक्का देने लगा। हिला नहीं। वो खड़ा हुआ, पैर से धक्का मारा, फिर भी बिल्कुल नहीं हिला। दो जवान लड़के आगे आए मदद के लिए, तीनों ने मिलकर धक्का दिया। 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। कमेंट्स थोड़े शांत हुए। जमीन में चिपका होगा, गोंद से चिपकाया होगा शायद। फुटेज आगे बढ़ी। गांव वाले शायद मानने को तैयार नहीं थे। फावड़े और लोहे की छड़े ले आए, बारी बारी से कोशिश करने लगे। छड़ को पत्थर के नीचे डालकर जोर से खींचा। छड़ अंदर गई पर कोई असर नहीं हुआ। फिर स्क्रीन पर सबसे इंपॉर्टेंट सीन आया। कुछ लोगों ने खोदना शुरू किया। फावड़े से पत्थर के बगल से मिट्टी हटाने लगे। मिट्टी गहरी होती गई।
पत्थर का नीचे वाला हिस्सा धीरे धीरे दिखने लगा। कमेंट्स में प्रेडिक्शंस आने लगी। खोदो, देखो नीचे पहाड़ से जुड़ा है क्या? शायद बड़े पत्थर की जड़ जमीन में हो, खोद कर निकाल लो तो हिलाया जा सकेगा। करीब आधा मीटर खोदने के बाद फावड़ा चलाने वाला रुक गया। उसने गड्ढे में झांक कर देखा, फिर उसका एक्सप्रेशन बदल गया। कैमरा गड्ढे पर शिफ्ट हुआ। पत्थर के नीचे कुछ नहीं था, न मिट्टी, न कोई जड़, न जमीन से कोई कनेक्शन। वो हवा में लटका हुआ था। पत्थर के नीचे और गड्ढे के तले के बीच करीब 20 सेंटीमीटर का गैप था। वो ग्रे कलर का बिल्कुल साधारण दिखने वाला पत्थर हवा में तैर रहा था, बिना किसी सहारे के, बिना किसी बाहरी फोर्स के, बस शांति से फ्लोट कर रहा था। कमेंट्स करीब 2 सेकंड रुके, फिर फट पड़े। फ्लोट होने वाला ये इफेक्ट भी बहुत रियल है। मैंने 3 बार दोबारा देखा, कहीं कैमरा ट्रिक नहीं मिली। नहीं हो सकता, जरूर मैग्नेट या कोई डिवाइस है, सिर्फ कैमरा में नहीं आया। तुम खुद एक पत्थर को मैग्नेट से फ्लोट करके दिखाओ, बिना बेस फिक्स किए। ठीक है, मानता हूँ ये विजुअल इफेक्ट। फुटेज चलती रही और गांव वाले जमा हो गए। किसी ने हाथ पत्थर के नीचे वाले गैप में डाला, घुमाया, कुछ नहीं आया। हाथ पत्थर के नीचे से पूरी तरह निकल जा रहा था, खाली, पूरी तरह खाली। 10 किलो का एक पत्थर हवा में तैर रहा था, बिना किसी सहारे के। किसी ने नीचे से ऊपर धक्का देने की कोशिश की, नहीं हिला। साइड से भी पुश किया, फिर भी नहीं हिला। रस्सी बांधकर खींचने की कोशिश की, फिर भी नहीं हिला, जैसे पूरा यूनिवर्स उसकी पोजीशन बनाए रखने में मदद कर रहा हो। तुम उस पर कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं है। न ऊपर, न नीचे, न इधर, न उधर, हमेशा वहीं। कमेंट्स के लहजे में हल्का बदलाव आने लगा। मजाक अभी भी मेन स्ट्रीम था, पर बीच बीच में कुछ अलग तरह के वर्ड्स आने लगे। सच कहूं तो अगर ये स्पेशल इफेक्ट है तो इस टीम को अवार्ड मिलना चाहिए। कोई फिजिक्स वाला है जो एनालिसिस करे इस तरह का फ्लोट थियोरी में पॉसिबल है क्या? मुझे बस ये जानना है, इस फुटेज के गांव वाले एक्स्ट्रास हैं क्या? एक्टिंग बहुत नेचुरल लग रही है। तुम्हें वो टाइम स्टैम्प अजीब नहीं लग रहा? फॉर्मेट किसी भी सीसीटीवी सिस्टम से मैच नहीं करता जो मैंने देखा है। मानने वाले नहीं थे, पर कुछ लोग अब सीरियसली देखने लगे थे। स्काई स्क्रीन ने किसी को डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं दिया। फुटेज सीधे जंप हुई, टाइम स्टैम्प बदल गया। पत्थर मिलने वाले दिन से करीब 12 घंटे आगे। वही गांव, वही खेत, पर स्क्रीन में एक चीज और थी। 3 काली गाड़ियां दूर से आ रही थीं। कोई नंबर प्लेट नहीं, कोई लोगो नहीं। गाड़ी का मॉडल भी मार्केट में मिलने वाला नहीं था। बॉडी नीचा, शार्प लाइंस, विंडशील्ड का कलर बहुत डार्क। अंदर के लोग बिल्कुल नहीं दिखे थे। कमेंट्स गाड़ी देखते ही शुरू हो गए। आ गए ब्लैक एसयूवी, स्टैंडर्ड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं? दिल कमजोर है क्या? गाड़ी रुकी, दरवाजे खुले, 7 लोग उतरे। डार्क ग्रे कॉम्बैट यूनिफॉर्म, मास्क से आधा चेहरा ढका, कमर और पैरों पर टूल्स और इक्विपमेंट भरे हुए। पर ये इक्विपमेंट किसी भी कॉमन बुलेट प्रूफ स्टाइल के नहीं थे, बल्कि एक ज़्यादा फिटेड, हल्का मटेरियल, ऊपर स्केल जैसी पैटर्न, रोशनी में हल्का चमकता हुआ। सबसे आगे वाले ने हाथ से एक जेस्चर दिया, कुछ बोला नहीं, सिर्फ जेस्चर। बाकी 6 लोग तुरंत 3 ग्रुप्स में बन गए। हर ग्रुप में 2 लोग। एक ने एंट्रेंस ब्लॉक किया, एक ने बचे हुए गांव वालों को हटाया, एक सीधे पत्थर की जगह की तरफ गया। पूरा प्रोसेस बिना एक एक्स्ट्रा वर्ड के हुआ। सारी कम्युनिकेशन जेस्चर और ईयरपीस के शॉर्ट कोड से थी। कमेंट्स में कुछ अलग तरह की आवाज़ें आने लगीं। रुको, ये जेस्चर्स मैंने कभी नहीं देखे। मैं 10 साल से टैक्टिकल वीडियोस देख रहा हूँ। ये सिस्टम बिल्कुल अनजान है। ये हैंड डिवाइस क्या है? गन नहीं है, वैसा भी नहीं दिख रहा। उसने फौरन डिसीजन लिया। डायरेक्टर ने एक मिलिट्री टाइप ब्लॉगर को कनेक्ट किया, ताकि प्रोफेशनल इंसान एनालिसिस कर सके। डायरेक्टर की एफिशिएंसी ज़बरदस्त थी। 3 मिनट में एक ऐसे ब्लॉगर से कॉन्टैक्ट हो गया जिसके ऑनलाइन लाखों फॉलोअर्स हैं। नाम टीएजे अलाउछन, मिलिट्री इक्विपमेंट वाला। वीडियो कॉल लाइव में जुड़ी। टीएजे अलाउछन का एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था। मैंने ध्यान से देखा, कुछ पॉइंट्स हैं। इन लोगों का मूवमेंट पैटर्न एक असली टैक्टिकल सिस्टम है, मूवी वाली एक्टिंग नहीं। मूवमेंट रूट, पोजीशन, कवर एंगल, सब रियल कॉम्बैट लेवल का है। दूसरी बात, इनके इक्विपमेंट मैं बिल्कुल नहीं पहचानता। मैं पूरे भरोसे से बोल सकता हूँ, मैं दुनिया के मेन स्ट्रीम इक्विपमेंट सिस्टम्स के बारे में बेसिकली जानता हूँ, पर इनके पास जो चीज़ है वो एग्जिस्टिंग किसी भी सिस्टम में नहीं है। तीसरी बात, और सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशान कर रही है, उसने एक पॉज लिया, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ट्यून है। ये तरह की अंडरस्टैंडिंग कुछ महीने की ट्रेनिंग से नहीं आती। कम से कम 100 लोगों के हिसाब से प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये लोग एक असली टीम है, कोई टेम्पररी इकट्ठे किए एक्स्ट्राज नहीं। कमेंट्स तुरंत डिवाइड हो गए। भाई, बुलाया हुआ ब्लॉगर भी स्क्रिप्ट है क्या? टीएजे लाओछन नहीं करेगा कॉम्प्रोमाइज। दुनिया में पूरी तरह अनजान मिलिट्री सिस्टम हो नहीं सकता। हो सकता है उसने पहले नहीं देखा हो। मैं भी लाओछन जैसा सोचता हूँ। उन लोगों का मूवमेंट बहुत स्मूथ है, एक्टिंग जैसा नहीं लगता। कोई कैमरा अवेयरनेस नहीं दिख रही। मजाक की आवाज़ें अभी भी मेन स्ट्रीम थी, पर अब पूरी तरह एक तरफा नहीं रही। स्काई स्क्रीन पर फुटेज चलती रही। वो 7 लोग पत्थर के इर्द गिर्द एक पूरा ऑपरेशन करने लगे। पहले उन अननोन डिवाइसेस से पत्थर की पूरी तरह स्कैनिंग और चेकिंग की, हर स्टेप एक तय ऑर्डर में, जैसे कोई एनुअल फॉलो कर रहे हों। फिर पत्थर के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई, 4 डायरेक्शंस में सिल्वर ग्रे मेटल स्टेक्स गाड़ी। आखिर में टीम नेता ने ईयरपीस में एक लाइन बोली, आवाज़ स्काई स्क्रीन ने साफ सुनाई, इनिशियल चेकिंग कंप्लीट। अनोमली ने कोई एक्टिव अग्रेशन नहीं दिखाई। सेफ्टी लेवल टेम्पररी फिक्स किया जा रहा है। कंटेनमेंट कंस्ट्रक्शन टीम के आने की रिक्वेस्ट। कमेंट्स तेजी से सेफ्टी शब्द पर स्क्रॉल करने लगे। अगर सेफ्टी लेवल है तो क्या डेंजर लेवल भी होगा?
नहीं, नहीं, मुझे डेंजर लेवल कैसा दिखता है ये जानना नहीं है। इस फुटेज के खत्म होने तक स्काई स्क्रीन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ये नहीं बताया पत्थर हवा में क्यों तैर रहा है, ये नहीं बताया ये लोग कहाँ से आए, ये नहीं बताया वो इक्विपमेंट क्या है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, बस दिखाया। जैसे किसी सीक्रेट फाइल को खोलकर सीधे पूरी दुनिया के सामने रख दिया हो। आप मानो या ना मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्काई स्क्रीन फिर से बदली, टाइम स्टैम्प, फिर आगे बढ़ा। इस बार पत्थर मिलने के तीसरे दिन का वही गांव, पर स्क्रीन में जो लोग थे वो पहले वाली कॉम्बैट टीम नहीं थे, एक और ग्रुप था। वाइट प्रोटेक्टिव सूट्स पहने, मास्क लगाए, हाथ में सिरिंज और एक छोटा सिलिंड्रिकल डिवाइस लिए गांव में घुसे। फुटेज कई एंगल्स में मॉनिटर जैसे कट होने लगी, जैसे पूरा गांव कैमरा से भरा हो। पहला सीन, वाइट सूट वाला एक इंसान एक किसान के घर में घुसा। वहां एक बूढ़ा जोड़ा बैठा था जो सबसे पहले दंपत्ति की आंखों के पास एक बटन दबाया। एक बहुत छोटी व्हाइट लाइट चमकी। बूढ़ा जोड़ा 3 सेकंड के लिए नम हो गया। 3 सेकंड बाद उन्होंने आंखें झपकाई, जैसे अभी सोकर उठे हों। कंफ्यूज होकर सामने वाले को देखने लगे। व्हाइट सूट वाले ने पूछा, बाबा, अम्मा, ये खेत कब से जोत रहे हो? कंस्ट्रक्शन टीम कब आई थी, याद है? बूढ़े बाबा ने सोचा, बोले, कुछ दिन पहले आई थी, बोल रहे थे रोड बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, ठीक से याद नहीं। उसे पत्थर वाली बात बिल्कुल याद नहीं थी। एक्टिंग नहीं थी, सच में याद नहीं था। कमेंट्स का मूड इस पल में साफ बदल गया। मजाक अभी भी था, पर आवाज काफी कम हो गई। अच्छा, ये सेटिंग में कुछ बात है। इस बूढ़े कपल की एक्टिंग अच्छी है। ये नाम होने वाला झूठ है, झूठ है, ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं। फिर वही सीन बार बार आया। दूसरा घर, यंग कपल, वाइट लाइट फ्लैश, 3 सेकंड नम, फिर सब भूल गए। तीसरा घर, एक बच्चे के साथ एक औरत, वाइट लाइट फ्लैश, 3 सेकंड नम। बच्चे ने पूछा, माँ क्या हुआ? माँ बोली, कुछ नहीं। तुमने होमवर्क कर लिया? चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, एक एक करके सबकी मेमोरी डिलीट की जा रही थी। 3 दिन पहले खेत के किनारे उस पत्थर को देखने वाला हर गांव वाला प्रिसाइसली ढूंढ निकाला गया। हर एक की मेमोरी साफ साफ मिटा दी गई। कोई मिस नहीं हुआ, कोई एक्सेप्शन नहीं। ऑपरेशन पूरा होने के बाद व्हाइट सूट वाले गांव छोड़ गए, पीछे रह गए ऐसे गांव वाले जिन्हें बिल्कुल याद नहीं क्या हुआ था और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सारी मेमोरीज परमानेंट रूप से मिटा दी गईं, जैसे ये सब कभी हुआ ही ना हो। स्काई स्क्रीन यहाँ आकर कुछ सेकंड रुका। पूरी दुनिया कुछ सेकंड चुप रही। फिर कमेंट्स में एक मैसेज आया, रुको, 3 साल पहले मेरे होमटाउन में एक गांव अचानक घेर दिया गया था। बोल रहे थे कोई डेवलपमेंट करना है, पर फिर कुछ भी नहीं हुआ। आधे साल घेरा रहा, फिर तो दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस वक्त गांव वाले बोल रहे थे उन दिनों की बातें ठीक से याद नहीं। सब बोलते थे शायद कोई गंदा पानी पी लिया होगा। नहीं हो सकता। ये कमेंट तुरंत टॉप पर आ गया। फिर और कमेंट्स आने लगे। मेरी भी एक मेमोरी गैप है, कॉलेज के टाइम एक वीकेंड मुझे बिल्कुल याद नहीं मैंने क्या किया। रूममेट से पूछा, उसे भी याद नहीं। हम 4 लोगों का पूरा वीकेंड खाली है। हमारे यहाँ कुछ साल पहले एक पहाड़ बंद किया गया था। बोले जियोलॉजिकल डिजास्टर है, पर वो पहाड़ की जियोलॉजिकल कंडीशन हमेशा ठीक रही। तब भी अजीब लगा था। एक और स्ट्रेंज बात बताता हूँ। पिछले साल मैं रास्ते पर चल रहा था, अचानक जैसे होश आया, देखा मैं एक बिल्कुल अनजान चौराहे पर खड़ा हूँ। फोन में दिखा रहा था। तुम लोग सच में मानोगे क्या ये सब स्काई स्क्रीन देखने के बाद खुद ब्रेन में बना रहे हो? सजेशन इफेक्ट। हाँ हाँ, टेक्स्ट बुक लेवल साइकोलॉजिकल सजेशन। पर मेरी वो मेमोरी गैप 3 साल पुरानी है। तब मुझे भी अजीब लगा था। डॉक्टर के पास भी गया था। डॉक्टर बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट्स पूरी तरह डिवाइड हो गए। आधे मजाक उड़ा रहे थे, सब सजेशन इफेक्ट है, स्काई स्क्रीन देखकर खुद को डरा रहे हो। बाकी आधे आर्ग्यू नहीं कर रहे थे। वो चुपचाप अपनी मेमोरी में उन गैप्स को ढूंढ रहे थे जिन्हें कभी समझ नहीं पाए, पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। लीरान ने ये ट्रेंड नोटिस किया। उसने कमेंट्स देखे, फिर बाहर स्काई स्क्रीन देखा। स्काई स्क्रीन पर फुटेज एक छोटे पॉज में आ गई, जैसे 2 पार्ट्स के बीच गैप लिया हो। उसने ये गैप पकड़ा, सू वार्निंग की तरफ देखा। वार्निंग, तुम्हें इस कंटेंट के बारे में क्या लगता है? सू वार्निंग से झुकाए फोन देख रही थी। स्काई स्क्रीन शुरू होने से अब तक उसका अटेंशन काफी बन गया था। ट्रेंडिंग लिस्ट में उसके ब्रेकअप वाली न्यूज़ पहले से चौथे नंबर पर आ गई थी। पहले 3 स्काई स्क्रीन रिलेटेड कंटेंट ही थी। ये उसे थोड़ा असहज कर रहा था, पर साथ ही वो ये भी समझ रही थी कि स्काई स्क्रीन की हाइप बढ़ती ही जाएगी और वो अभी इस शो की एकमात्र परमानेंट गेस्ट है। जब तक स्काई स्क्रीन चलेगी उसे एक्सपोजर मिलता रहेगा। लीरान ने पूछा उसका क्या ख्याल है। उसने लगभग बिना सोचे जवाब दिया, मुझे लगता है। सू वानिंग हंसते हुए बोली, ये सब चीजें बस देखने के लिए हैं, सीरियस नहीं लेना चाहिए। मेमोरी डिलीट, फ्लोटिंग पत्थर, अगर ये सच है तो ह्यूमन फिजिक्स को दोबारा लिखना पड़ेगा। उसने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा, एक तरह के मैं तुम सबसे ज्यादा समझदार हूं वाले अंदाज में। कमेंट्स में कुछ लोग तुरंत सपोर्ट करने लगे। सही बात, सू वार्निंग ठीक बोल रही है। रैशनल एनालिसिस। आखिर किसी ने नॉर्मल बात की। पर सू वार्निंग यही नहीं रुकी। वो अच्छे से जानती थी कि टॉपिक कैसे क्रिएट किया जाता है। सिर्फ नहीं मानती बोलना काफी नहीं, वायरल होने के लिए और मसाला चाहिए। तो उसने हंसते हुए जोड़ा, सच में ऐसी चीजों को मानने वाले लोग शायद मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जैसे होंगे। ली रान ने साथ देते हुए पूछा, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? सू वार्निंग पीठ टिकाकर बैठी। दुनिया में कोई वियर्ड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस पर घंटों बात कर सकता है। उसने सिर हिलाया, चेहरे पर एक हल्की सी नफरत भरी हंसी। टिपिकल टीनेजर माइंडसेट। 20 साल से ज्यादा उम्र का है, फिर भी बच्चे जैसे इन बेतुकी चीजों पर यकीन करता है। इसलिए मैंने कहा, हमारे बीच का गैप बढ़ता ही जा रहा था।
वैल्यूज ही मैच नहीं करते थे। कमेंट्स फिर से डिवाइड हुए, कुछ लोग उसकी बात पर हंसने लगे, हाँ हाँ हाँ, सच में टीनेजर माइंडसेट, ऐसी चीज़ों पर यकीन करने वाला सेंटा क्लॉज पर भी यकीन करता होगा। पर बाकी कमेंट्स का मूड बिगड़ने लगा। दीदी, आप बार बार अपने एक्स को क्यों नीचा दिखा रही हो? ब्रेकअप हो गया तो हो गया, अब बस भी करो। सच कहूँ तो थोड़ी इरिटेटिंग लग रही है सू वार्निंग, हर कुछ मिनट में उसे बाहर निकालकर नीचा दिखा रही है। ब्रेकअप है तो है पूरे नेटवर्क पर, ये लड़की बहुत कैलकुलेटिव है। अच्छा तो तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पब्लिसिटी के टूल जैसा यूज कर रही हो। सू वार्निंग को ये कमेंट्स दिख नहीं रहे थे, या शायद दिख रहे थे पर उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके हिसाब से हर डिस्कशन अटेंशन था, तो डिस्कशन हो रही है मतलब वो जीत रही है, बस लोग उसके बारे में बात कर रहे हो तो उसकी जीत है। ली रान को ये कमेंट्स दिख गए, जिनमें बढ़ता हुआ नाराजगी का मूड साफ दिख रहा था। उसने मन में सिर हिलाया। सू वार्निंग ने यह मूव ठीक नहीं खेला। ब्रेकअप वाली हाइप एक बार की चीज़ है, इस्तेमाल हो गई तो खत्म। पर नाराजगी का मूड बढ़ता ही जाता है, जितना वो अपने एक्स को नीचा दिखाएगी उतने ज़्यादा लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। पर उसने वॉर्न नहीं किया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट मतलब ज़्यादा व्यूअरशिप। सू वार्निंग जितना इरिटेटिंग लगेगी, कमेंट्स उतने एक्टिव होंगे, शो के ऑनलाइन नंबर्स उतने ऊंचे। उसने बस मुस्कुराकर टॉपिक वापस स्काई स्क्रीन पर ले आया। अच्छा, चलिए स्काई स्क्रीन के आगे की कंटेंट पर ध्यान देते हैं। कमेंट्स में तरह तरह की आवाज़ें मिलने लगी, कुछ स्काई स्क्रीन पर डिस्कस कर रहे थे, कुछ सू वार्निंग को गाली दे रहे थे, कुछ एक्स बॉयफ्रेंड के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे। पर इस पूरे शोर में एक कमेंट बहुत लोगों ने मिस कर दिया, जिसमें बात हो रही थी सू वार्निंग के अभी बोले उस एक्स बॉयफ्रेंड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पर यकीन करता है वाली बात की, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी भी नहीं मानते थे। पर वो बात हवा में उड़ गई जैसे एक बीज। ये बीज जड़ पकड़े इससे पहले ही स्काई स्क्रीन अगले पेज पर पहुंच गई। स्क्रीन फिर से बदली, वही गांव, पर टाइम स्टैम्प दिखा रहा था पत्थर मिलने वाले दिन का, यानी उस सीक्रेट टीम के आने से पहले का। यानी ये एक और भी पुराना रिकॉर्ड था। स्क्रीन में पत्थर अभी भी खेत के किनारे तैर रहा था। चारों तरफ लोग पहले से ज्यादा जमा थे, सिर्फ उस गांव के नहीं, पड़ोसी गांव वाले भी देखने आ गए। कई लेयर्स में भीड़। स्काई स्क्रीन पर ऊपर एक छोटी सी लाइन आएगी, कलेक्शन से पहले का अनोमली रिकॉर्ड। कमेंट्स ने इस लाइन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सब स्क्रीन पर था। स्क्रीन में एक मिडिल एज आदमी कुछ यंग लोगों को डायरेक्ट कर रहा था। एक छोटी एक्सकेवेटर मशीन पत्थर के पास ला रहे थे। एक्सकेवेटर से पहले हाथ, फावड़े, रस्सी सब ट्राई कर लिया था। जिस चीज को इंसान नहीं हिला सका, मशीन जरूर हिला दी। देखो, ये पत्थर बैल को भी बाय नहीं सकता, एक्सकावेटर तो कर देगा। एक्सकावेटर की बकेट आगे बढ़ी, पत्थर के साइड में फंसी। इंजन की आवाज गूंजी, बकेट ने फोर्स लगाई, पत्थर हिला ही नहीं। कमेंट्स अभी भी हंस रहे थे। और फोर्स लगाओ, एक्सकेवेटर भी नहीं हिला पा रहा तो शो का बजट अच्छा खासा है। एक्सकेवेटर बॉडी तो थोड़ी टिल्ट हो गई, हाइड्रोलिक साउंड तीखी आई, पर पत्थर 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। पर कुछ और चीज हिल गई। स्क्रीन में सबसे पहले जिसने ये अनोमली नोटिस की वो भीड़ के किनारे खड़ी एक बुजुर्ग औरत थी। उसने अपने हाथ में पकड़े गिलास से अलग होकर हवा में तैरने लगा। बुजुर्ग औरत चीखी। गिलास जमीन पर गिरा, पर गिरा नहीं, जमीन से करीब 10 सेंटीमीटर पहले रुक गया, हवा में लटका रहा, बिल्कुल उस पत्थर की तरह, बिना हिले डुले। भीड़ में किसी ने पहले ये सीन देखा, चिल्लाया, फिर बाकी लोगों को भी अजीब लगने लगा। जमीन पर पड़े पत्थर के टुकड़े कांपने लगे, कुछ धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, जमीन से 1-2 सेंटीमीटर हवा में हल्के घूमने लगे। एक बच्चे के जूते के फीते खुद खड़े हो गए, जैसे कोई उन्हें ऊपर खींच रहा हो। किसी ने जमीन पर रखा फावड़ा धीरे धीरे खिसकने लगा, धक्का देने से नहीं, खुद ही चल रहा था। डायरेक्शन पत्थर की तरफ थी। सब स्तब्ध रह गए। एक्सकावेटर चलाने वाला ड्राइवर आखिरकार समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। कंट्रोल लेवर छोड़कर गाड़ी से कूदा, पीछे भागा, पर देर हो चुकी थी। पत्थर को सेंटर मानकर करीब 30 मीटर के दायरे में सब कुछ अजीब होने लगा। ग्रेविटी इस दायरे में कंट्रोल खो चुकी थी। हल्की चीजें ऊपर उठने लगी, भारी चीजें खिंचकर पत्थर की तरफ जाने लगी। जमीन में दरारें आ गईं, अर्थक्वेक वाली नहीं, बल्कि जैसे मिट्टी और पत्थर बीच से फट गए हों। सबसे नजदीक की एक मड ब्रिक इमारत से दांत खट्टे कर देने वाली आवाज आई। दीवार में तुरंत बारीक बारीक दरारें फैलने लगी। भीड़ चीखते हुए भागी। एक धीमे भागने वाले बुजुर्ग को उड़ती हुई पत्थर की स्लैब लग गई हाथ पर। खून की बूंदें घाव से अलग होकर नीचे नहीं, ऊपर की तरफ उड़ने लगी। खून ऊपर उड़ रहा है। इस सीन ने कमेंट्स को पूरी तरह चुप करा दिया। वो देखने वाली मस्ती वाली चुप्पी नहीं, बल्कि ऐसी चीज देखने के बाद वाली ब्रेन हैंग चुप्पी जो नहीं होनी चाहिए। 3 सेकंड बाद कमेंट्स बाढ़ की तरह आने लगे। ये क्या चीज है? सच में ये क्या है? खून ऊपर उड़ रहा है। मैंने 3 बार कंफर्म किया, गलत नहीं देखा। स्पेशल इफेक्ट, ये स्पेशल इफेक्ट है क्या? कोई बता दो प्लीज। घर टूटने वाला हिस्सा भी बहुत रियल था। वो आवाज पोस्ट वाली नहीं थी, लाइव रिकॉर्डिंग जैसी लग रही थी। रुको, अगर ये सच है तो उस दायरे में खड़े गांव वाले कितने डेंजर में थे? स्क्रीन में केओस करीब 40 सेकंड चला, फिर वो 3 काली गाड़ियां आ गईं, जल्दी पहुंच गईं। सीक्रेट टीम गाड़ियों से उतरी। उस पल से पूरी सिचुएशन हैंडल करने की स्पीड बदल गई। टीम नेता ने एक नज़र साइड पर डाली, करीब 3 सेकंड में सिचुएशन असेस कर ली, फिर एक के बाद एक हैंड सिग्नल्स दिए। 2 लोग भीड़ की तरफ भागे, फोर्स्ड इवैक्यूएशन शुरू की, सबको 30 मीटर के दायरे से बाहर धकेला। बाकी 2 लोगों ने गाड़ी से वो सिल्वर ग्रे मेटल स्टेक्स निकाले, पत्थर के चारों तरफ तेजी से 4 जगह गाड़ दिए। मेटल स्टेक जमीन में जाते ही उनकी बॉडी में हल्की ब्लू लाइट आ गई।
फिर आंखों से देखने लायक एक बदलाव हुआ। पत्थर को सेंटर मानकर जो ग्रेविटी लेस जोन था, उसमें हवा में तैरते पत्थर के टुकड़े एक एक करके जमीन पर गिरने लगे वापस, या यूं कहें उन 4 मेटल स्टेक्स ने उन्हें दबाकर वापस भेज दिया। करीब 2 मिनट बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। पत्थर अभी भी वहीं तैरा रहा था, पर उसका असर सिर्फ 1 मीटर के रेडियस में ही कैद कर दिया गया। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। 3 लोगों को हल्की चोट आई, एक घर को गंभीर नुकसान हुआ, 2 घरों में हल्की दरारें आईं। स्काई स्क्रीन ने इस फुटेज के बाद एक लाइन समरी दी, क्योंकि टारगेट एक्सटर्नल फोर्स से स्टिमुलेट होने पर अब नॉर्मल फील्ड एक्सपेंशन दिखाता है। इसका थ्रेट असेसमेंट स्टैटिक सेफ्टी से बढ़ाकर कंडीशनल सेफ्टी कर दिया गया है। आगे का प्रोसेस, इसी जगह परमानेंट कंटेनमेंट फैसिलिटी बनाई जाएगी, बाहर के लिए इंसिडेंट रिपोर्ट जारी जाएगी, सारे विटनेसेस की मेमोरी मिटाई जाएगी। फिर एक और छोटी लाइन आई, बाहर के लिए रिपोर्ट कंटेंट, अंडरग्राउंड गैस लीक की वजह से छोटा सा ग्राउंड कोलैप्स हुआ, रिजॉल्व कर दिया गया है। गैस लीक, ग्राउंड कोलैप्स, बस इतने वर्ड्स में उस ग्रेविटी केओस, उड़ते पत्थर, ऊपर उड़ते खून वाले नाइटमेयर को हल्के में ढक दिया गया। कमेंट्स इस पल पूरी तरह उबल पड़े, और स्काई स्क्रीन की वजह से नहीं, बल्कि किसी ने कमेंट में एक मैसेज डाला, रुको, मुझे मिला। 3 साल पहले लेनान काउंटी के बाह्य टाउन में अंडरग्राउंड गैस लीक की वजह से ग्राउंड कोलैप्स हुआ था। 3 लोगों को हल्की चोट, एक घर को नुकसान। न्यूज़ अभी भी है, मुझे लिंक मिल गया, तब लोकल चैनल ने रिपोर्ट किया था। डेट, इंजरीज सब मैच हो रहे हैं। कमेंट्स आधा सेकंड रुके, फिर बॉम्ब की तरफ फट पड़े। नहीं हो सकता, सच में ये न्यूज़ है, मुझे भी मिली। सच में लिनान काउंटी बाह्य टाउन 3 साल पहले, डेट मैच, इंजरीज मैच, गैस लीक का वर्डिंग भी हूबहू सेम। कोइंसिडेंस होगा? डेफिनेटली कोइंसिडेंस। स्काई स्क्रीन इसी न्यूज़ के आधार पर बनाई गई होगी, उल्टा उसी पर फिट कर दिया गया। नहीं, तुम बताओ, ग्रेविटी केओस वाला सीन कौन बना सकता है? तुम खुद बनाकर दिखाओ। ये न्यूज़ 3 साल पुरानी है, 3 साल पहले से एग्जिस्ट कर रही है। स्काई स्क्रीन आज बनी है, कौन किसकी कॉपी कर रहा है? पूरे नेटवर्क के डिस्कशंस मोमेंट एक नई हाइट पर पहुंच गई। अब मानो या न मानो वाली बात नहीं रही, बल्कि ये सब क्यों मैच कर रहा है वाली बात हो गई। ली रान स्टूडियो में कमेंट्स पर कुछ सेकंड नजर गड़ाए रहा, उसकी नज़र बदल गई। उसने 10 साल से ज़्यादा शो किए थे। इंस्टिंक्ट से कमेंट्स की सच्चाई और पेड आर्मी का रेशियो समझ लेता था। ये कमेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं लग रहे थे, बहुत स्कैटर्ड थे, बहुत रियल थे। अलग अलग एंगल्स की डिस्कशन, डाउट, आर्ग्यूमेंट, शॉक, सब रियल टाइम रिएक्शंस थी। कोई पहले से प्रिपेयर ट्रेस नहीं। इसका मतलब वो लिंक भेजने वाला इंसान सच में उस 3 साल पुरानी रिपोर्ट तक पहुंचा था। ली रान का दिमाग तेजी से चला। उसने एक डिसीजन लिया। डायरेक्टर, उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे लिए बाह्य टाउन के लोकल से कांटेक्ट करो। रेजिडेंट हो या लोकल रिपोर्टर, कोई भी चलेगा। मुझे एक लाइव कनेक्शन चाहिए। अगर ये सच निकला तो आज रात इस शो की रेटिंग हिस्ट्री रिकॉर्ड तोड़ देगी। किसी भी रिजल्ट में इसमें नुकसान नहीं। शो टीम की एफिशिएंसी गजब की थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक कोर स्किल होती है, जल्दी लोगों को ढूंढना, खासकर जब कोई बड़ी न्यूज़ हो। 5 मिनट के अंदर डायरेक्टर की आवाज़ लीरान के अपीस में आई, बाह्य टाउन के पास एक सेल्फ मीडिया रिपोर्टर से कॉन्टैक्ट हो गया है, सरनेम झो। उस साल इसी न्यूज़ को कवर किया था। वो भी स्काई स्क्रीन लाइव देख रहा है, कनेक्ट होने को तैयार है। स्क्रीन चेंज हुई। कनेक्शन विंडो में एक मिडिल एज आदमी दिखा, चश्मा लगाए, कैजुअल कपड़ों में। पीछे दीवार पर ढेर सारी न्यूज़ क्लिपिंग्स और फोटोज लगी थीं। वो थोड़ा एक्साइटेड लग रहा था। नमस्ते झो जी, ली रान ने बात शुरू की, टोन प्रोफेशनल रखते हुए। हमने नोटिस किया कमेंट्स में कुछ लोग 3 साल पहले बाह्य टाउन की एक घटना का मेंशन कर रहे हैं। आपने उस वक्त रिपोर्ट किया था, हमें बता सकते हैं क्या हुआ था? रिपोर्टर झो ने चश्मा ठीक किया। ग्राउंड कोलैप्स हुआ था। हम नोटिफिकेशन मिलने के बाद साइट पर गए, पर जाकर मुझे कुछ गड़बड़ लगा। लीरान ने पूछा, क्या गड़बड़ लगी? साइट पर गैस लीक का कोई ट्रेस नहीं था, कोई स्मेल नहीं, डिटेक्शन इक्विपमेंट में कोई टॉक्सिन नहीं मिला। मेरा एक इंजीनियरिंग वाला दोस्त था, उसने बताया था अगर सच में अंडरग्राउंड गैस लीक है तो आसपास की सॉइल और हवा में रेसिड्यू जरूर मिलेगा, पर कुछ नहीं मिला। दूसरी बात, इमारत के नुकसान होने का तरीका बहुत अजीब था। नीचे से नहीं गिरा, दीवार के बीच से फट गया था। मैंने उस वक्त फोटोज लिए थे, दरारें दीवार के बीच से बाहर की तरफ फैली थीं, नीचे फाउंडेशन से ऊपर नहीं। ऐसा डैमेज पैटर्न मैंने कभी नहीं देखा। तीसरी बात, और सबसे अजीब बात, रिपोर्टर जो थोड़ा रुका, एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैंने इंजर्ड विलेजर से बात की, उन्हें उस दिन की मेमोरी बहुत हल्की थी। एक बुजुर्ग ने बताया उसे याद है शायद उस दोपहर कुछ हुआ था, पर डिटेल बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मैंने दूसरे 2 इंजर्ड लोगों से पूछा, जवाब लगभग एक जैसा ही था। उन्हें सिर्फ लगता था कुछ हुआ था, पर डिटेल पूरी तरह ब्लैंक थी। तीनों को एक ही दिन चोट लगी, उसी इवेंट की मेमोरी पूरी तरह मिसिंग। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा, आगे फॉलो करना चाहता था, पर बाद में इसे नॉर्मल एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। ऊपर से आगे रिपोर्ट करने की मनाही आ गई। मैंने भी आगे परस्यू नहीं किया। उसने ये बात खत्म की। लाइव स्टूडियो में एक पल शांति छाई, फिर कमेंट्स पूरी तरह फट गए। दीवार के बीच से दरारें फैलना एक ग्रेविटी डिस्टॉर्शन से नहीं हुआ क्या? 3 इंजर्ड लोगों की मेमोरी पूरी मिसिंग, ये अभी स्काई स्क्रीन में दिखाई गई मेमोरी डिलीट वाली बात नहीं है क्या? नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, ये सच मैच कर रहा है यार। थोड़ा काम रहो, ये रिपोर्टर भी शायद अरेंज किया हुआ एक्टर है क्या? मैं जो जी को कई सालों से फॉलो करता हूँ, वो हमेशा लोकल ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं लगता जो एक्टिंग में इन्वॉल्व हो। मान भी लें वो सच में असली है तो क्या कोइंसिडेंस ही है? गैस लीक वाली एक्सीडेंट को स्काई स्क्रीन ने कहानी में यूज़ कर लिया।
बस कोइंसिडेंस, इंजरीज का नंबर मैच, डेट मैच, प्लेस का नाम मैच, गैस लीक व वर्डिंग भी मैच। इसे तुम कोइंसिडेंस बोल रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेमोरी मिसिंग। गैस लीक से 3 लोगों की मेमोरी एक साथ जा सकती है क्या? कमेंट्स की बहस अब झूठ है, झूठ है और सच है वाले दो कैंप से बढ़कर एक बड़े टग ऑफ वॉर में बदल गई। कुछ लोग जान लगाकर सब झूठ है वाला पोजीशन डिफेंड कर रहे थे, पर उनके पॉइंट्स कमजोर होते जा रहे थे। कुछ लोग एक्साइटेड होकर सू वॉर्निंग गेस्ट सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे की स्माइल पहले जैसी नेचुरल नहीं रही थी। वजह यह नहीं थी कि उसने मान लिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि कमेंट्स का मूड बदल रहा था। 10 मिनट पहले नहीं मानते वाले लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थे, अब लगभग 50-50 था। और जो लोग सीरियसली लेने लगे थे, उनकी आवाज़ साफ ज़्यादा लाउड थी। सू वॉर्निंग बेवकूफ़ नहीं थी। उसे समझ आ गया अगर मूड ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो उसके पहले वाले झूठ है, यकीन नहीं करती। मेरे एक्स जैसा टीनेजर वाले वर्ड्स कभी ना कभी वापस निकालकर मजाक बनाए जाएंगे। पर अब पलटने में देर हो चुकी थी। पूरा नेटवर्क देख रहा था। उसने चुप रहना सुना। लीरान ने उसे एक नज़र देखा, कुछ पूछा नहीं। उसने वापस स्काई स्क्रीन की तरफ देखा। स्काई स्क्रीन पर फुटेज अब आखिरी स्टेज में पहुंच रहा था। अब वो फुटेज नहीं थी, बल्कि एक साफ सुथरा फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट पेज था। वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक टेक्स्ट, लेआउट बहुत सीरियस, जैसे वही 3 एरोज वाला लोगो था। लोगो के नीचे एक बोल्ड नंबर था, कंटेनमेंट नंबर 004। कमेंट्स तुरंत डिस्कस करने लगे। 004, तो ये चौथी चीज़ है जो कंटेन हुई। रुको, ये पहली नहीं है क्या? इससे पहले 3 और थे। नीचे क्लासिफिकेशन इन्फॉर्मेशन थी, अनोमली लेवल, सेफ। इसके पीछे एक छोटा सा नोट था, बाहरी स्टिमुलेशन के बिना ये अनोमली एक्टिव अग्रेशन नहीं दिखाता। स्टैंडर्ड कंटेनमेंट मेजर्स से लॉन्ग टर्म स्टेबल रखा जा सकता है। इसके नीचे कंटेनमेंट स्टेटस था, करंट स्टेटस कंटेंट, कंटेनमेंट फैसिलिटी, साइट नंबर 17, अंडरग्राउंड लेवल 3, परमानेंट कंटेनमेंट रूम। आखिरी लाइन, ये एंट्री पूरी तरह रिकॉर्ड हो चुकी है। स्क्रीन करीब 10 सेकंड रुका ताकि सब ये इन्फॉर्मेशन ठीक से पढ़ सके, पर कमेंट्स भी कुछ सेकंड चुप रहे। बात नहीं थी कि वर्ड्स नहीं थे, सब डाइजेस्ट कर रहे थे। फिर एक कमेंट ने चुप्पी तोड़ी। रुको, इस चीज़ का लेवल सेफ है? सेफ? जो गांव को ऑलमोस्ट उलट देते देते बचा वो पत्थर, उसका लेवल सेफ है, क्योंकि वो एक्टिव अटैक नहीं करता। तुम उसे स्टिमुलेट मत करो, वो शांति से वहीं तैरता रहेगा, इसलिए सेफ लेवल है। तो जो अनसेफ हैं, वो जो एक्टिव अटैक करते हैं, जिन्हें स्टिमुलेट किए बिना ही अटैक कर लेते हैं, वो किस लेवल के हैं? एक और कमेंट आई, और नंबर भी देखो, 004-001 नहीं। मतलब इस पत्थर से पहले भी कम से कम 3 और हैं। वो क्या है? किसी ने जवाब नहीं दिया। स्काई स्क्रीन ने भी जवाब नहीं दिया। वो बस शांति से रुकी रही, जैसे कोई छोटा सा रेस्ट ले रही हो। किसी को नहीं पता था वो कब वापस चमकेगी। किसी को नहीं पता था अगली चीज जो दिखाई जाएगी वो क्या होगी। पूरा नेटवर्क वाइल्ड डिस्कशन में था। सारे प्लेटफॉर्म्स के सर्वर्स फिर अलर्ट हो गए। कमेंट्स का डिले 5 सेकंड से ज्यादा हो गया। फिर स्काई स्क्रीन फिर से चमकी, बिना किसी ट्रांजेक्शन के सीधे एक नई फुटेज शुरू हुई, पहले वाली से बिल्कुल अलग। पहली वाली सीसीटीवी स्टाइल थी, ठंडे रंग, टाइम स्टैम्प के साथ, एक शांत गांव की फुटेज। ये वाली शुरू होते ही दिल टाइट कर देती थी। रात, हैंडहेल्ड कैमरा, स्क्रीन हल्के हिल रहे थे, जैसे कैमरा वाला तेजी से मूव कर रहा हो। जगह थी एक अबांडन फैक्ट्री। बहुत बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग रात के अंधेरे में खड़ी थी। सारी खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई और जंगली बेलें फैली हुई, आयरन गेट फ्रेम से टिल्ट होकर लटका हुआ। अंदर इस फुटेज में सिर्फ उस अबैंडन फैक्ट्री का बाहरी व्यू ही एक ऐसी फीलिंग दे रहा था जो इंस्टिंक्टिवली असहज कर रही थी। ये मूड मैच नहीं कर रहा, पहले वाले से बिल्कुल अलग है। अबैंडन फैक्ट्री हॉरर मूवी का स्टैंडर्ड सीन है। क्यों हैंडहेल्ड कैमरा है? पहले वाला सीसीटीवी नहीं था क्या? हैंडहेल्ड मतलब कोई कैमरा लेकर अंदर गया है। फुटेज आगे बढ़ी, कैमरा एक टीम के साथ फैक्ट्री के मेन गेट में घुसा। फिर से वही डार्क ग्रे कॉम्बैट सूट वाले लोग, पर इस बार संख्या ज्यादा थी, 8 लोग, 2-2 के ग्रुप में, फॉर्मेशन पहले से ज्यादा टाइट, और इस बार सबके वेपन्स निकले हुए थे। पहली बार जब पत्थर हैंडल करने गए थे, उन स्पेशल फोर्सेस का एटीट्यूड रिलैक्स था, हालांकि प्रोफेशनल था। इस बार बिल्कुल अलग था। हर इंसान की बॉडी लैंग्वेज में एक टेंशन था, कदम बहुत हल्के, ब्रीदिंग सबसे कम लेवल पर। बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद उन्होंने हेलमेट की लाइटिंग ऑन की, टॉर्च से डार्क स्पेस स्कैन करने लगे। स्काई स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक नोट आई, फील्ड लेवल पेंडिंग, इनिशियल असेसमेंट, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट, हाई एग्रेशन। कमेंट्स ने तुरंत कीवर्ड पकड़ा, हाई एग्रेशन। रुको, पहली वाली सेफ लेवल थी, ये किस लेवल की है? पेंडिंग। अंदर जाने से पहले लेवल फिक्स नहीं है, मतलब उन्हें भी नहीं पता ये चीज़ कितनी डेंजरस है। मुझे कुछ बैड फीलिंग आ रही है। फुटेज आगे बढ़ी, टीम, स्क्रैप और पानी। कैमरा एक दीवार स्कैन करते वक्त किसी ने दीवार पर निशान नोटिस किए, स्क्रैच मार्क्स, पैरेलल ग्रूव्स, कंक्रीट वॉल में डीप धसे हुए, किनारे कर्ल अप हो रहे थे। ये किसी इंसान के हाथ का काम नहीं था, बहुत डीप था, बहुत परफेक्ट था, जैसे कोई बहुत शार्प चीज़ हार्ड कंक्रीट पर घिसी हो, जैसे टोफू पर घिसा गया हो। कमेंट्स ने ठंडी सांस ली, ये कैसे स्क्रैच मार्क्स हैं? कंक्रीट वॉल को टोफू की तरह काट दिया। तुम लोग वो डेप्थ देखो, कम से कम 3-4 सेंटीमीटर। क्या चीज़ में इतनी पावर होगी? कोई एनिमल होगा शायद। कौन सा बिग बीस्ट, कौन सा बीस्ट कंक्रीट पर ऐसे मार्क्स छोड़ सकता है? टाइगर ट्राई करवाओ जरा। कॉरिडोर के आखिर में एक आयरन डोर था। नेता ने हाथ से मुट्ठी दिखाई, पूरी टीम रुक गई।
वो धीरे धीरे डोर के पास गया, अंदर झांककर देखा, फिर उसकी बॉडी फ्रीज हो गई। कैमरा उसके शोल्डर के पीछे से वो जमीन पर बैठा हुआ था, एक ग्रे वाइट ह्यूमन शेप्ड चीज पीठ कैमरा की तरफ थी। कमेंट्स चुप हो गई। स्क्रीन जूम हुआ, वो चीज करीब 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची थी, बैठी हुई भी नॉर्मल इंसान के खड़े होने से ऊंची। बॉडी आउटलाइन लगभग ह्यूमन शेप थी, पर सारे प्रोपोर्शंस गलत थे। आर्म्स बहुत लंबे नीचे तक लटके बीच में मुड़ सकते थे। स्पाइन पर हर जॉइंट अलग अलग उभरी हुई, जैसे स्किन से बाहर आ चाहती हो। नेक बहुत पतली, ऊपर एक बड़ा सा हेड था। स्किन बिना खून के जैसे ग्रे वाइट कलर की, सरफेस अनयूजुअली स्मूथ, वैक्स जैसी, पर पूरी तरह वैसी नहीं। अंदर कुछ हल्का हिलता हुआ दिख रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर उसकी स्पाइन के जॉइंट्स एक एक करके हिल रहे थे। शुरू से आखिर तक मजाक की आवाज हमेशा रही थी। मूवी का ट्रेलर से स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे हैं, से कोइंसिडेंस ही है तक मजाक कभी रुका नहीं। पर इस ग्रे वाइट ह्यूमन शेप्ड क्रीचर को अबेंडन फैक्ट्री में बैठा देखकर उन 3 सेकंडों में मजाक गायब हो गया। कमेंट्स में सिर्फ भर भर क्या बकवास है, जैसे वर्ड्स आने लगे। क्या यार, ये क्या चीज़ है, ये पत्थर से बिल्कुल अलग लेवल की चीज़ है। कौन सा शो ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स बनाता है? ये स्किन टेक्सचर बहुत रियल है, अंदर वो हिल वाली चीज़ कैसे बनाई? स्पेशल इफेक्ट्स छोड़ो, अगर ये सच है तो ये खाता क्या है? आखिरी कमेंट ने बहुत लोगों की रीढ़ में ठंडक भर दी, क्योंकि उस चीज के बैठने की जगह के पास कुछ डार्क स्टेन्स दिख रहे थे। कैमरा ने 4 ग्रुप में बंटकर एक साथ 2 डायरेक्शन से वर्कशॉप में घुसे। कदम बहुत हल्के, वेपन्स उठाए हुए, लाइट के बीम्स क्रॉस स्कैन कर रहे थे पूरी स्पेस को। वो ग्रे वाइट क्रीचर अभी भी वहीं बैठा था, पीठ उन तरफ। पहले ग्रुप के 2 लोग उसके साइड में गए। वो अननोन डिवाइस उठाया। डिवाइस से एक बहुत हल्की आवाज आई। उस क्रीचर के स्पाइन जॉइंट्स अचानक सब खड़े हो गए, जैसे कोई स्विच ऑन हुआ हो। अगले पल वो हिला। स्पीड इतनी तेज थी कि स्काई स्क्रीन की फुटेज में भी मोशन ब्लर आ गया। वो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का बॉडी बैठे से सीधे उछला, चारों लिम्स से जमीन पर स्पाइडर की तरह तेजी से मूव करने लगा। पहला ग्रुप रिएक्ट भी नहीं कर पाया, वो सीधे टकरा गया। एक ऑफिसर उछलकर एक अबेंडेंट इक्विपमेंट से टकराया, मेटल टकराने की आवाज, बल्कि कोई ब्लू लाइट बीम उस चीज के लेफ्ट शोल्डर पर लगा। हिट होने पर बॉडी थोड़ी टिल्ट हुई, पर रुका नहीं। उसने पहली बार मुड़कर सीधे कैमरा की तरफ देखा। कोई आंखें नहीं, पूरा चेहरा एग जैसा स्मूथ, कोई आई सॉकेट नहीं, कोई नाक नहीं, बस नीचे आधे हिस्से में एक चीरा था। फिर वो चीरा खुल गया, कान से कान तक जैसे पूरा चेहरा फट गया हो, अंदर सैकड़ों बारीक अंदर की तरफ मुड़े हुए दांत दिखे। कमेंट्स इस पल मैसेज भेजने की सबसे तेज स्पीड तक पहुंच गए। मुझे 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 वो मुंह क्या चीज़ है यार? ये स्पेशल इफेक्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा टेक्सचर बनाना पॉसिबल नहीं। स्पेशल इफेक्ट छोड़ो, वो ऑफिसर्स का क्या होगा? वो क्रीचर मुंह खोलकर सबसे पास वाले ऑफिसर पर झपटा। ऑफिसर ने बहुत फास्ट रिएक्ट किया, साइड से बचा। साथ में बाकी 2 ग्रुप्स ने पीछे से अटैक किया। डेंस ब्लू लाइट बीम्स उस पर लगे। वो थोड़ा पीछे धकेला गया, पर तुरंत फिर आगे बढ़ा। सही में फाइट, रियल फाइट। 8 लोग एक क्रीचर के अगेंस्ट, एक अबेंडेंट वर्कशॉप में। लाइट हिल रही थी, शेडोज भाग रहे थे। उस क्रीचर की स्पीड और स्ट्रेंथ भी सुपर ह्यूमन थी। हर हिट के बाद थोड़ा पॉज आता था, पर बहुत कुछ सेकंड बाद वापस नॉर्मल हो जाता था। उसकी बॉडी में शायद कोई तेज सेल्फ हीलिंग पावर थी। ब्लू लाइट से लगे घाव कुछ सेकंडों में हील हो रहे थे। ऑफिसर्स अपनी पोजीशंस बदल बदल कर क्रॉस फायर से उसे वर्कशॉप के सेंटर ट्रैप कर रहे थे, पर वो सीख रहा था। पहला राउंड फ्रंटल फायर था, वो डायरेक्ट झेल गया। दूसरा राउंड वो डॉज करने लगा। तीसरा राउंड वो अबैंडेंड इक्विपमेंट को कवर बनाकर साइड से अटैक कर रहा था। वो स्मार्टर होता जा रहा था। एक ऑफिसर पोजीशन बदलते वक्त आधे सेकंड लेट हुआ, बस आधा सेकंड। वो क्रीचर किसी मशीन के पीछे से निकला, एक क्लॉ से उसके चेस्ट पर वार किया। कॉम्बैट सूट से क्रैक की आवाज आई। वो इंसान उड़कर दीवार से टकराया, नीचे गिरकर हिला नहीं। दूसरा ऑफिसर तुरंत भागा, उसे कॉर्नर में खींचकर देखने लगा घाव। कैमरा ने उस गिरे हुए ऑफिसर के चेस्ट पर जूम किया। सूट कॉलर से बेल्ट तक पूरी तरह फटी हुई थी, अंदर खून मांस बिखरा हुआ था। कमेंट्स पूरी तरह चुप हो गई। वर्ड्स नहीं थे, नहीं, बल्कि सबको उस पल एहसास हुआ एक बात, ये लोग मर जाएंगे। ये मूवी नहीं थी। मूवी में ट्रांजिशन नहीं होता, सेंसरिंग नहीं होती, व्यूअर फीलिंग्स बचाने वाली एडिटिंग नहीं होती। वो बस ठंडे तरीके से सिंसियरली सब रिकॉर्ड करता रहा। वो कॉर्नर में खींचा हुआ ऑफिसर फिर कभी नहीं उठा। उसके साथी ने उसके पास 2 सेकंड से कम रुककर फिर खड़ा होकर वेपन उठाया, वापस फाइट में शामिल हो गया। कोई ग्रीफ के लिए टाइम नहीं था, यहां तक कि साथी की मौत कंफर्म करने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि वो क्रीचर अभी भी वहीं था। कमेंट्स में कुछ अलग तरह की आवाजें आने लगी। यार, वो इंसान मर गया क्या? उसका साथी उठकर वापस फाइट करने लगा। मेरी आंखें भर आईं। ये लोग असल में कौन हैं? ये कर क्या रहे हैं? इस चीज के अगेंस्ट अपनी जान क्यों दे रहे हैं? सू वार्निंग डेस्क सीट पर बैठी एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। वो डरी नहीं थी, बल्कि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करे। अभी अभी वो बोल रही थी ये सब झूठ है, स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे हैं, ऐसा मानने वाला मेरे एक्स जैसा टीनेजर है। अब स्क्रीन पर एक इंसान इस हालत में पड़ा था, खून मांस बिखरा, फिर कभी नहीं उठा। वो क्या बोले? बोले स्पेशल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, एक्टर की एक्टिंग अच्छी है। उसने मुंह खोला, आखिर में कुछ नहीं बोल पाई।
ली रान ने भी कुछ नहीं पूछा। इस पल पूरा स्टूडियो एक तरह की भारी चुप्पी में डूबा हुआ था। वो क्रीचर वर्कशॉप की कॉम्प्लेक्स लेआउट यूज करना सीख गया था। पाइप्स और मशीन्स के बीच बहुत तेजी से मूव कर रहा था। हर बार किसी अनएक्सपेक्टेड एंगल से अटैक करता। दूसरा इंसान घायल हुआ। एक फीमेल ऑफिसर का फोरआर्म उसके क्लॉ से फट गया। खून बाजू से बह रहा था, पर उसने दूसरे हाथ से घाव दबाया, फायरिंग जारी रखी। कमेंट्स में किसी ने एक डिटेल नोटिस की। रुको, तुम लोग स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर देखो। कोई इंसान वहां शुरू से खड़ा है। मैंने भी नोटिस किया। वो इंसान अंदर नहीं गया शुरू से आखिर तक। वो गेट के बाहर है। स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर में सच में एक फिगर वर्कशॉप एंट्रेंस पर खड़ा था। फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुआ, पर वहां से गया भी नहीं। बॉडी ज्यादातर डोर फ्रेम और शैडो में छुपी हुई थी। सिर्फ एक धुंधला प्रोफाइल दिख रहा था। उसके सामने कोई छोटा डिवाइस रखा हुआ लग रहा था, कोई स्मॉल मोबाइल टर्मिनल या कमांड कंसोल। स्क्रीन की लाइट उसकी जॉलाइन और लिप्स पर पड़ रही थी। बहुत यंग, आउटलाइन और जॉलाइन से लग रहा था वो यंग था। 20 कुछ। शायद वो लाइव फुटेज देख रहा था। वो शायद कमांड दे रहा था। तभी वो इंसान बोला। आवाज़ बहुत हल्की थी, पर स्काई स्क्रीन ने उसे बड़ा कर दिया। फ्रंटल सप्रेशन रोक दो। वर्कशॉप के अंदर ऑफिसर्स को साफ ये इंस्ट्रक्शन सुनाई दी। नेता ने ईयरपीस पर जवाब दिया। टारगेट अभी भी एक्टिव जोन में है। फ्रंटल सप्रेशन सबसे इफेक्टिव तरीका है। डोर पर खड़े इंसान ने बिना किसी हेजिटेशन की कहा। वो सीख रहा है। तुम जितना ज्यादा शूट करोगे अगला राउंड उतना मुश्किल होगा। उसे 2 मिनट और दो। वो तुम्हारा फायरिंग रिदम पूरी तरह प्रेडिक्ट कर लेगा। वर्कशॉप में 1 सेकंड चुप्पी ही। फिर नेता ने ऑर्डर दिया। सब लोग फायर रोको। मार्क पोजीशन पर रिट्रीट करो। कमेंट्स फट पड़े। फायर रोको उस चीज के अगेंस्ट फायर रोक दिया। डर नहीं लग रहा वो चार्ज करेगा तो? रिट्रीट ये तो मरने के लिए भेजना है। ऑफिसर्स ने फायरिंग रोकी। तेजी से वर्कशॉप के एज पर रिट्रीट किया। वो क्रीचर रुक गया, सिर थोड़ा टिल्ट किया जैसे कंफ्यूज्ड हो। प्रिय भाग नहीं रहा, अटैक भी नहीं कर रहा। डोर पर खड़े इंसान ने फिर बोला। नंबर 3 ट्रैप डिवाइस फुल पावर। एक ऑफिसर ने कमर से एक सिल्वर कलर डिवाइस निकाला। वही जो पत्थर वाले कलेक्शन में यूज हुआ था, पर साइज बड़ा था। उसने डिवाइस जमीन में गाड़ा। डिवाइस में ब्लू लाइट आ गई। फिर पूरे वर्कशॉप की लाइटिंग अचानक बंद हो गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ उस डिवाइस से आने वाली ब्लू लाइट, जैसे कोई सिग्नल लाइट अंधेरे में चमक रही हो। वो क्रीचर सच में उस लाइट की तरफ खिंच गया। ब्लू लाइट की डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ने लगा। साधारण नहीं थी, कोई ऐसा मटेरियल जो हल्की चमक छोड़ता है। बुना हुआ। गिरने के साथ ही खुद ब खुद सिकुड़ गया। उस 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ग्रे वाइट क्रीचर को पूरी तरह अंदर लपेट लिया। वो स्ट्रगल करने लगा, बहुत वायलेंट स्ट्रगल। वो नेट उसके फोर्स से खींचकर शेप बदल गई, पर टूटी नहीं। उसके क्लाउज नेट पर फिसले, मेटल जैसी तीखी आवाज आई, पर एक धागा भी नहीं कटा। कुछ सेकंड बाद उसका स्ट्रगल कमजोर होने लगा। आखिर में वो गिर गया। कलेक्शन कंप्लीट। स्क्रीन ने उस डोर पर खड़े इंसान को कैप्चर किया। वो वहीं खड़ा था, वर्कशॉप में नेट में फंसे क्रीचर को देखता हुआ। कोई हल्की सी बॉडी लैंग्वेज नहीं, कोई रिलैक्स एक्सप्रेशन नहीं। फिर वो मुड़ा, कॉरिडोर के अंदर की तरफ चल दिया। कैमरा ने उसकी पीठ कैप्चर की, सिर से। क्या ये उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीनियर होगा? देखने में बहुत यंग लग रहा है। जब उसने बोला वो सीख रहा है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस इंसान को उस क्रीचर के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। देखो, सब ऑफिसर्स उसकी कमांड फॉलो कर रहे हैं। बिना किसी सवाल के इस इंसान का लेवल बहुत ऊंचा होगा। तो ये इंसान कौन है? स्काई स्क्रीन तो फेस दिखा दे। शायद अभी वक्त नहीं आया। स्काई स्क्रीन शुरू से अभी तक अपने पेज पर बिल्डअप कर रही है। तो ये इंसान ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है या कोई हेड? स्काई स्क्रीन ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। वो पीछा उस चलकर गायब होने के बाद स्क्रीन एक छोटे बाद वाले सीन पर कट हुई। कलेक्शन टीम ने उस ग्रे व्हाइट क्रीचर को एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट बॉक्स में डाला। फिर दो लोग एक क्लॉथ कवर्ड स्ट्रेचर उठाकर फैक्ट्री के मुख्य गेट से बाहर निकले। नीचे कोई और नहीं, वही ऑफिसर था जो फिर कभी नहीं उठा। कैमरा स्ट्रेचर पर करीब 5 सेकंड रुका। कमेंट्स में कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था, एक भी नहीं। स्काई स्क्रीन दूसरे सेगमेंट की एक पॉज में पहुंची, पर पहली बार जैसा नंबर एंड लेवल समरी पेज अभी नहीं दिया गया। स्क्रीन थोड़ी डार्क हो गई, जैसे कुछ बिल्डअप हो रहा हो। ये पॉज पूरे नेटवर्क को थोड़ी सांस लेने का मौका दे रहा था। और इसी विंडो में एक इंसान ने मूव किया। सीनियर ऑब्जर्वर लाओ के पूरे नेटवर्क में 23 मिलियन फॉलोअर्स वाला टेक ब्लॉगर, जो स्कैम्स और स्काई स्क्रीन कंटेंट का पूरा एनालिसिस, ये क्यों एक वेल प्लान स्कैम है। पोस्ट पब्लिश होने के 1 मिनट के अंदर ट्रेंडिंग में टॉप पर आ गया। कंटेंट बहुत डिटेल्ड, बहुत प्रोफेशनल, बहुत लॉजिकल था। उसने कुल 6 पॉइंट्स लिस्ट किए। पहला पॉइंट, स्काई स्क्रीन की टेक्नोलॉजी भले एक्सप्लेन ना हो सके, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें दिखाया कंटेंट भी एक्सप्लेन नहीं हो सकता। स्काई स्क्रीन और उसका कंटेंट दो अलग चीज़ें हैं। स्काई स्क्रीन कोई अननोन नेचुरल फिनोमिनन या एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है, पर जो उस पर दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह मैन मेड हो सकता है। दूसरा पॉइंट, सारी फुटेज में एक क्लियर नैरेटिव स्ट्रक्चर है। पहले बैकग्राउंड दिखाया, फिर फील्ड, फिर कलेक्शन प्रोसेस, आखिर में नंबर और क्लासिफिकेशन। ये एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्री नैरेटिव रिदम है। रियल क्लासिफाइड फाइल्स इस तरह ऑडियंस फ्रेंडली ऑर्डर में अरेंज नहीं होते। तीसरा पॉइंट, दोनों सेगमेंट्स की डिफिकल्टी एस्केलेट हुई है। पहला एक बिना हिलने वाला पत्थर, दूसरा अटैक करने वाला क्रीचर। ये टिपिकल स्क्रिप्ट डिज़ाइन है। पहले इजी एक्सेप्ट करने वाली, वजह अनक्लियर, एक छोटी घटना। रैंडम एक ग्रे एरिया में जाओ, बहुत आसान है, बाद में कुछ बेसिक एलिमेंट्स मैच करा दो, व्यूअर्स खुद डिटेल इमेजिन कर लेंगे। ये क्लासिक मैनिपुलेशन टेक्निक है। पांचवा पॉइंट, मिलिट्री ब्लॉगर और रिपोर्टर का कनेक्शन। लाओ छन ने कहा, इक्विपमेंट नहीं पहचानता,
इसका मतलब इक्विपमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं होता। एक इंसान का नॉलेज पूरी दुनिया की सारी मिलिट्री सिस्टम्स कवर नहीं कर सकता। बाह्य टाउन वाले रिपोर्टर की बताई मेमोरी लॉस की बात ज़्यादा लाइकली ट्रॉमा इंड्यूस्ड सेलेक्टिव फॉरगेटिंग है, मेडिकल में बहुत कॉमन है। छठा पॉइंट और उसका कोर कंक्लूजन, किसी ने बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करके टॉप लेवल फिल्म टीम, इफेक्ट्स टीम और राइटर हायर किए हैं, टेक फ्रीक की पर्सनल परफॉर्मेंस, पर दोनों में से कोई भी हो, कंटेंट खुद फेक है। पोस्ट का आखिरी सेंटेंस, इमोशन से कैरिड मत हो, लॉजिक से देखो प्रॉब्लम। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कमेंट्स का मूड फिर से बहुत तेजी से पलटा। लाओ के आ गया, ये एनालिसिस बहुत क्लियर है। हाँ यार, नैरेटिव स्ट्रक्चर, रियल फाइल्स इतने ऑर्गेनाइज कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा था झूठ है। मैनिपुलेशन टेक्निक, हाई लेवल मैनिपुलेशन टेक्निक। बाही टाउन वाली बात तो कोइंसिडेंस ही है, हर साल इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। स्टोरी में फिट करना बहुत आसान है, मतलब पैसे वाले लोगों का बड़ा परफॉर्मेंस आर्ट है, शायद कोई बिलियनर है। हाँ हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी भले ना समझे पर नैरेटिव स्ट्रक्चर झूठ नहीं बोलता। ये फिल्म है, लाओ के हमेशा सही होता है, रैशनैलिटी कभी आउटडेटेड नहीं होती। ओपिनियन का पलड़ा कुछ ही मिनटों में फिर नॉर्मल हो गया। देखो, यही होती है नॉर्मल एनालिसिस। जो लोग जल्दी मान लेते हैं वो इमोशंस में बह गए। सच कहूं तो वो क्रीचर देखकर डर तो लगा था, पर आज की टेक्नोलॉजी से हॉलीवुड लेवल रियल फिजिकल क्रीचर इफेक्ट बनाना पॉसिबल है। कौन सा मॉन्स्टर रियल नहीं लगता? ब्लॉगर बोल रहा वो नहीं पहचानता, इसका मतलब सिर्फ इतना है उसका नॉलेज लिमिटेड है। दुनिया में हमेशा कुछ न कुछ होता है जो वो नहीं जानता। मेमोरी लॉस, तुम सच में मानते हो कोई डिवाइस इंसान की मेमोरी मिटा सकता है? ये तो लैब में भी पॉसिबल नहीं। केस क्लोज्ड क्लोज्ड। पैसे वालों का बड़ा रियलिटी शो, डिस्कस करने लायक कुछ नहीं बचा। वो सब जो सच है बोल रहे थे वो अभी चुप हैं। लाओ के सही बोल रहा है, ये कमेंट रेड फ्लड में बदल गया। लीरान स्टूडियो में कमेंट्स का डायरेक्शन देख रहा था, होंठों के कोने हल्के हिले। पब्लिक ओपिनियन यही चीज होती है। एक काफी वेट रखने वाला इंसान, एक लॉजिकल आर्टिकल, कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोगों का जजमेंट पलट सकता है। जरूरी नहीं वो आर्टिकल सही हो, बल्कि इंसान को एक ऐसी वजह चाहिए होती है जो उसे कन्विंस करे ताकि दुनिया नॉर्मल लगे। लाओ के ने उन्हें वो वजह दे दी, इसलिए उन्होंने मान लिया। वो वजह सच में सही है या नहीं, किसी को इससे मतलब नहीं, कम से कम अभी नहीं। जैसे ही लाओ के की पोस्ट ने पब्लिक ओपिनियन को वापस ये स्कैम है की तरफ खींचा, स्काई स्क्रीन फिर हिली। किसी को रिएक्ट करने का टाइम नहीं दिया, स्क्रीन फिर चमकी। दूसरे सेगमेंट का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ। इस बार फाइट फुटेज नहीं थी, कलेक्शन प्रोसेस भी नहीं, बल्कि ऐसी फुटेज थी जो लैब रिकॉर्ड जैसी लग रही थी। ब्राइट लाइटिंग, बैकग्राउंड एक वाइट रूम, दीवारों पर डेटा चार्ट्स, टेबल पर तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स। एक वाइट कोट वाला रिसर्चर कैमरा के सामने बैठा था, हाथ में रिपोर्ट ली। स्काई स्क्रीन के टॉप लेफ्ट में नोट आया, पोस्ट कंटेनमेंट एनालिसिस रिकॉर्ड। रिसर्चर ने बोलना शुरू किया, आवाज़ स्टडी पर स्पीड थोड़ी फास्ट, जैसे टाइम लिमिटेड हो। टारगेट को कंटेन करने के बाद हमने इसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का पूरा एनालिसिस किया। ज़्यादातर डेटा एक्सपेक्टेड रेंज में है, फाइलिंग प्रोसेस नॉर्मल है, पर एक डेटा में मेजर एनॉमली भी है। उसने रिपोर्ट खोली, एक चार्ट की तरफ इशारा किया स्काई स्क्रीनर से, मतलब जब टारगेट हमारे वेपन से हिट हुआ और उसमें हाई स्पीड रीजनरेशन रिएक्शन दिखी, उसी दौरान उसकी बॉडी सरफेस से एक एनर्जी वेव रिलीज हुई। वो थोड़ा रुका। ये एनर्जी वेव किसी भी नोन एनर्जी फॉर्म से मैच नहीं करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, साउंड वेव नहीं, रेडिएशन नहीं, मौजूदा फिजिक्स फ्रेमवर्क के किसी भी क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होती। हमने अस्थायी रूप से इसे नाम दिया है हुयू वेव, सिर्फ इंटरनल यूज के लिए। स्क्रीन एक और डेटा रिकॉर्ड पर कट हुई। हुयू वेव की प्रोपागेशन रेंज बहुत बड़ी है। हमारे लगाए हुए डिटेक्शन नेटवर्क के हिसाब से इस रिलीज का सिग्नल कलेक्शन साइट से 300 किलोमीटर से ज्यादा रेडियस में फैल गया। स्ट्रेंथ डिस्टेंस के साथ कम होती है, पर 300 किलोमीटर दूर भी। रिसर्चर ने रिपोर्ट बंद की, आखिर में एक लाइन बोली, सुझाव, इस डेटा को हाईएस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल में डाला जाए, साथ ही कवरेज रेंज में जितनी भी सिविलियन सोसाइटी ने ये सिग्नल रिकॉर्ड किया हो उन सबकी जांच की जाए। फुटेज खत्म हुई, कमेंट्स कुछ सेकंड चुप रहे, फिर किसी ने कीवर्ड पकड़ा, 300 किलोमीटर रेडियस, सारे मॉनिटरिंग डिवाइसेस ये कैप्चर कर सकते हैं। मतलब अगर उस वक्त उस रेंज में कोई लैब या रिसर्च सेंटर हाई प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स चला रहा था, उन्होंने भी डिटेक्ट किया होगा, तो ये वेरीफाई हो सकता है ना। बस उस रेंज के लैब्स ढूंढो, देखो उन्हें उस साल कोई अनॉमली डेटा रिकॉर्ड की थी क्या। बकवास मत करो, ये सेगमेंट खुद स्क्रिप्टेड है। तुम एक बनाई हुई लाइन को वेरीफाई करने जा रहे हो, एक बनाई हुई। जब तुम चेक करोगे और कुछ नहीं मिलेगा तो अपने आप छोड़ दोगे। हाई लेवल मैनिपुलेशन। नो बिलीफ कैंप लाओ की पोस्ट के सपोर्ट से अभी भी बहुत लाउड था, पर कुछ चीज़ें सिर्फ लाउड आवाज़ से थी, क्योंकि जब कमेंट्स में शोर मचा हुआ था उसी वक्त एक वीबो पोस्ट बहुत शांति से पब्लिश हुआ। अकाउंट का वेरिफिकेशन एक फेमस यूनिवर्सिटी का एसोसिएट फिजिक्स प्रोफेसर था। फॉलोअर्स कम थे, आमतौर पर एकेडमिक कंटेंट ही पोस्ट करता था। कमेंट सेक्शन में लगभग कोई नहीं होता था, पर आज रात ये पोस्ट पब्लिश होने 3 मिनट के अंदर 1 लाख लाइक्स पार कर गई। कंटेंट छोटा था, मैं स्काई स्क्रीन देख रहा हूँ। अभी वाले लैब रिकॉर्ड सेगमेंट में जो एनर्जी वेव मेंशन हुई है, मुझे नहीं पता वो हुई वेव जिसे वो बोल रहे हैं वही है या कुछ और, पर मैं एक बात बता सकता हूँ, सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत कम थी पर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत क्लियर थी। किसी भी नॉन पार्टिकल डीके या रेडिएशन टाइप से मैच नहीं करती। उस वक्त हमने सारे इक्विपमेंट चेक किए, कोई फॉल्ट नहीं मिला। सिग्नल सिर्फ 1 मिनट से कम रहा,
फिर गायब हो गया। हमने रिपोर्ट में इसे अनएक्सप्लेन इंटरफेरेंस पेंडिंग चेक मार्क किया, फिर उसे होल्ड पर रख दिया क्योंकि सिर्फ एक बार आया, कोई रिपीट कंडीशन नहीं थी। रिसर्च स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम इसे वैलिड डेटा नहीं मान सकते। पर मैंने अभी उस वक्त के एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड्स दोबारा देखे। वो अनॉमली डेटा आने की डेट और स्काई स्क्रीन में दिखाई गई इस कलेक्शन एक्शन की डेट सेम डे है। हमारी लैब उस कलेक्शन साइट से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस करीब 270 किलोमीटर पर है। अगर कोई कॉलीग उस रेंज में कोई सिमिलर हाई प्रिसिशन एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो उसी दिन का डेटा चेक कर सकता है। इस वीबो पोस्ट में कोई इमोशनल वर्डिंग नहीं थी, कोई मैं मानता हूं नहीं, कोई ये सच है नहीं, कोई सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं। बिल्कुल प्योर तरीके से एक रिसर्चर एक फैक्ट बता रहा था। पर यही काम, यही रिस्ट्रेंट 10,000 एक्सक्लेमेशन मार्क से ज़्यादा इम्पैक्ट रखता था। जब ये पोस्ट लाइव स्टूडियो में लाई गई तो कमेंट्स पूरी तरह बदल गए। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, पार्टिकल डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट, ये कोई भी इजीली नहीं बना सकता। उसका प्रोफाइल चेक किया, सब एकेडमिक कंटेंट है, लेटेस्ट पोस्ट 3 महीने पुराना है, एक पेपर एक्सप्लेनेशन, ये किसी अटेंशन सीकिंग वाला नहीं लगता। सेम डे, डिस्टेंस, सारा इक्विपमेंट फॉल्ट ठीक स्काई स्क्रीन की डेट से मैच हो रहा है। तुम्हारे घर का इक्विपमेंट फॉल्ट भी डेट सिलेक्ट करता है क्या? एक कोइंसिडेंस है, वो कोइंसिडेंस लक है। 3, ये तीसरी बार है मैच हुआ। बाइहे टाउन न्यूज़ का रिपोर्टर का टेस्टिमोनी, अब लैब डेटा भी। फिर और लोगों ने एक्शन लेना शुरू किया। उस वीबो पोस्ट के आखिरी में लिखा था, अगर कोई कॉलीग उसी दिन का डेटा चेक कर सके, जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंका गया हो। दायरा फैलने लगा। 10 मिनट के अंदर 2 और लोगों ने पोस्ट की। एक किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंजीनियर था, बोला उनके इक्विपमेंट ने उसी दिन एक अनक्लासिफाइबल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिकॉर्ड किया था, उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर था, उसने खुद घर पर एक रेडियो रिसीविंग स्काई स्क्रीन में उस क्रीचर की रीजनरेशन प्रोसेस, हिट होने से घाव पूरी तरह हील होने तक एग्जैक्टली करीब 40 सेकंड्स का था। कमेंट्स चुप हो गए। चुप नहीं क्योंकि आर्ग्यू नहीं करना चाहते थे, बल्कि क्योंकि झूठ है बोलने वाले फिलहाल कोई एंगल नहीं ढूंढ पा रहे थे। एक प्रोफेसर कोइंसिडेंस हो सकता है, 2 इंस्टीट्यूशंस कोल्यूड हो सकते हैं, पर एक इंसान जो अपने घर में खुद इक्विपमेंट बनाता है, वो किसके साथ कोल्यूड करेगा? उसे क्या फायदा? मुझे एक बहुत सीरियस सवाल है, अगर ये सारा डेटा फेक है तो इतना कोऑर्डिनेट करने के लिए कितने लोग चाहिए होंगे? एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंजीनियर, एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, 3 बिल्कुल अलग लोग एक ही घंटे में अलग अलग पोस्ट कर रहे हैं। डेटा सब मैच कर रहा है। इसे स्कैम नहीं कहते, इसे मिराकल कहते हैं। लाओके की दूसरी पोस्ट 15 मिनट बाद आई, पहली से बहुत छोटी, टाइटल भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। ये क्यों स्कैम है से बदलकर स्काई स्क्रीन कंटेंट पर थोड़ा और एनालिसिस हो गया, टोन भी नरम हो गया। अभी जो रिसर्चर्स ने डेटा पब्लिश किया उस पर मेरा व्यू है, मैं इसे बाहर नहीं रखता कि स्काई स्क्रीन की मतलब ये डेटा शायद रियल हो, पर स्काई स्क्रीन की टीम ने इन रियल डेटा को अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ किया। ये एक एडवांस्ड नैरेटिव टेक्निक है। रियल इवेंट्स को बेस बनाकर फिक्शनल कंटेंट भरा गया है। मैं अभी भी मानता हूँ स्काई स्क्रीन में दिखाया कंटेंट मैन मेड है, पर मानता हूँ कि कंटेंट बनाने वालों की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एबिलिटी मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। ये पोस्ट पब्लिश होने के बाद कमेंट सेक्शन का पूरा तरीका पहली पोस्ट से बिल्कुल अलग था। पहली पोस्ट के नीचे बहुत सही, लाओ के रॉक्स, रैशनैलिटी फॉरएवर जैसे कमेंट्स थे। इस पोस्ट के नीचे डाउट आना शुरू हुआ, तो तुम्हारा मतलब है किसी ने पहले पूरे देश की सारी लैब्स का अनॉमली डेटा कलेक्ट किया, फिर उस डेटा के बेस्ड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिर एक ग्लोबल लेवल लाओ के। सोचो जरा, वो आर्मेचर एस्ट्रोनॉमर का इक्विपमेंट खुद असेंबल्ड है, डेटा उसकी अपनी हार्ड ड्राइव में है। प्रोडक्शन टीम को कैसे पता चला वो उस दिन ठीक वही रिकॉर्ड करेगा? उन्होंने पूरे देश के आर्मेचर एस्ट्रोनॉमर्स के हार्ड ड्राइव्स हैक किए क्या? तुमने पहली पोस्ट में कहा था ये अमीर लोगों का परफॉर्मेंस आर्ट है, अब कह रहे हो प्रोडक्शन टीम की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एबिलिटी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। तो आखिर ये नॉर्मल अमीर आदमी है या सब कुछ जानने वाला अमीर आदमी? तुम्हारी थियरी खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। लाओके ने इन कमेंट्स का जवाब नहीं दिया। कमेंट्स की स्ट्रक्चर भी चुपचाप बदल रही थी। लाओ के कैंप के लोग अभी भी थे, पर उनका मोमेंटम साफ कमजोर हो गया था। उनका कोर आर्ग्यूमेंट ये सब झूठ है से घटकर शायद रियल वर्ल्ड डेटा यूज किया गया बन गया था। मानने वाले कैंप में सिग्नल रिकॉर्ड, एमेचर एस्ट्रोनॉमर का वेवफॉर्म चार्ट, हर एक अलग अलग कोइंसिडेंस कहा जा सकता है, पर उन सबको एक साथ रखने पर ये 2 शब्द बोलना मुश्किल होता जा रहा था। ली रान स्टूडियो में बैठा कमेंट्स देखते हुए धीरे से बड़बड़ाया, ये स्काई स्क्रीन सच हो या झूठ, बनाया है तो एकदम परफेक्ट। सू वानिंग बगल में बैठी लगातार फोन देख रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे ज्यादा खराब हो रहा था। स्काई स्क्रीन के कंटेंट ने उसे नहीं डराया, बल्कि उसने एक चीज नोटिस की। जो लोग कमेंट सेक्शन और कमेंट्स में लाओके को डाउट कर रहे थे, वो साथ ही उसके शो में बोले हुए वर्ड्स वापस निकालने लगे थे। सू वार्निंग बोली थी, इसे मानने वाले मेरे एक्स जैसे टीनेजर है। तो अब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी टीनेजर, लैब डेटा भी टीनेजर। ठीक है सू वार्निंग, तुम लाओके के साथ ही हो ना? अच्छा है, उसने अपना स्टेटमेंट मॉडिफाई कर दिया। तुम क्या करोगी? तुम्हारा कोई नया ओपिनियन है क्या? ओपिनियन? उसके पास ओपिनियन कहाँ है? उसका ओपिनियन बस एक्स को नीचा दिखाना है। शुरू से आखिर तक बस यही एक ट्रिक है। सुवानिंग ने फोन नीचे रखा। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो अफसोस करने लगी थी। ब्रेकअप का अफसोस नहीं, बल्कि लो रान को शो पर लाकर नीचा दिखाने का अफसोस। अगर उसने शुरू में शांति से ब्रेकअप किया होता, कुछ नहीं बोली होती, तो अब स्काई स्क्रीन जो भी दिखाए, उसने जो कहा था
वो और भी बेवकूफ़ी भरा लगने लगता। पर यह सब तो अभी शुरुआत थी। स्काई स्क्रीन पर स्क्रीन फिर बदली। पहली कलेक्शन ऑब्जेक्ट के आखिर जैसा ही वही फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट पेज आया। वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक टेक्स्ट, 3 एरोज, लोगो सेंटर में, लेआउट सीरियस। पर इस बार डॉक्यूमेंट का कंटेंट पहले से बहुत लंबा था। कंटेनमेंट नंबर 012। कमेंट्स ने तुरंत ये नंबर पकड़ा। 012। पहले पत्थर का 004 से 8 नंबर बढ़ा। बीच में 8 और चीजें हैं, चलो मत गिनो। जितना गिनोगे उतना डर लगेगा। नंबर के नीचे लेवल था, अनोमली लेवल, अलर्ट। उसके बाद एक नोट आया। फॉन्ट छोटा था, पर स्काई स्क्रीन ने बड़ा करके सबको साफ दिखाया। अलर्ट का मतलब है ये अनोमली एक्टिव अग्रेशन दिखाता है या अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर पैटर्न रखता है। इसे सिंपल सेफ लेवल से अलग। अलर्ट लेवल की अनोमलीज में अगर कंटेनमेंट मेजर्स फेल हों तो लार्ज स्केल कैजुअलिटीज का रिस्क है। कमेंट्स आखिरी लाइन पढ़कर साफ रुक गए। लार्ज स्केल कैजुअलिटीज। पहला पत्थर सेफ लेवल था। ये क्रीचर अलर्ट लेवल है तो अलर्ट लेवल से ऊपर भी कुछ है क्या? मत पूछो, मुझे आंसर नहीं जानना। डॉक्यूमेंट आगे बढ़ा। कंटेनमेंट मेजर्स। टारगेट को साइट नंबर 9 अंडरग्राउंड लेवल 5 पर एक स्पेशल आइसोलेशन रूम कोड D12 में कंटेन किया गया है। आइसोलेशन रूम की 6 दीवारें हाई स्ट्रेंथ कंपोजिट मटेरियल से रीइंफोर्स्ड हैं। थिकनेस 40 सेंटीमीटर से कम नहीं। आइसोलेशन रूम के अंदर कोई फर्नीचर, इक्विपमेंट या रिमूवेबल आइटम नहीं रखी जाती। हर 72 घंटे में ऑटोमेटिकली टारगेट के साथ विजुअल, ऑडिटरी या फिजिकल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। डिफाई करने पर डिफेक्शन समझा जाएगा। कमेंट्स ने एक वर्ड पकड़ा। डिफेक्शन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। पास जाना ही डिफेक्शन मान लिया जाता है। ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब बंद होने के बावजूद ये चीज़ अभी भी बहुत डेंजरस है। इसके पास जाने वाले को कुछ हो सकता है या पहले किसी को हो चुका है। डॉक्यूमेंट का आखिरी पार्ट एक एक्शन समरी था। इस कलेक्शन ऑपरेशन में 8 फील्ड ऑफिसर्स इन्वॉल्व हुए। कुल ऑपरेशन टाइम 47 मिनट। ऑपरेशन के दौरान एक ऑफिसर की मृत्यु, कोड 147। 2 ऑफिसर्स को हल्की चोट। मृत ऑफिसर का बॉडी स्टैंडर्ड प्रोसेस के हिसाब से लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को दिया गया। संबंधित फैमिली को फिक्स चैनल से सेटल कर दिया गया। बस इतना ही। एक इंसान की मौत उस अबैंडन्ड इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ 2 लाइंस में समा गई। कोई नाम नहीं, सिर्फ एक कोड। कोई सैक्रिफाइस जैसा वर्ड नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोसेस के हिसाब से हैंडल किया गया। मारा नहीं गया, सिर्फ मृत्यु हुई। कमेंट्स बहुत देर तक चुप रहे। फिर किसी ने एक लाइन लिखी। इस डॉक्यूमेंट ने मुझे सबसे ज्यादा जो डराया वो क्रीचर नहीं है। ये डॉक्यूमेंट लिखने वाला इंसान है। उन्होंने एक इंसान की मौत को 2 लाइंस में लिख दिया। टोन बिल्कुल वैसी है जैसे कोई बिल रीइंबर्स कर रहा हो। ये कोल्डनेस नहीं है, ये आदत है। उन्हें आदत हो गई है लोगों के मरने की। तुरंत बाद एक और कमेंट आई। तुम लोगों ने नोटिस किया, इस डॉक्यूमेंट की राइटिंग स्टाइल बाहर वालों के लिए नहीं लिखी गई। वर्ड्स, फॉर्मेट, टर्मिनोलॉजी सब पूरी तरह इंटरनल चीज़ें हैं। ये एक्सप्लेन नहीं करता स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है, एक्सप्लेन नहीं करता फिक्स चैनल क्या है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों जानते हैं। ये बिल्कुल भी किसी बाहर वाले को दिखाने के लिए नहीं बनी। ये कमेंट बहुत लोगों के दिल में उस बात को छू गया जो वो अंदर ही अंदर फील कर रहे थे पर कह नहीं पा रहे थे। लाओके की पहली एनालिसिस में एक कोर आर्गुमेंट था, स्काई स्क्रीन का कंटेंट एक ऑडियंस फ्रेंडली नैरेटिव स्ट्रक्चर रखता है, इसलिए ये फिल्म है। पर ये डॉक्यूमेंट ठीक इसके उलट है। ये कोल्ड, मैकेनिकल, इनसाइडर ओनली एब्रीविएशंस और टर्म्स से भरा हुआ है। मौत के बारे में बताने का तरीका इतना लाइट है कि लगभग क्रूअल लगता है। अगर ये व्यूअर्स के लिए बनाई गई है तो क्यों नहीं लिखा गया? हम हमारे बहादुर साथी की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। क्यों फीलिंग्स नहीं जोड़ी गई? क्योंकि असली इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को फीलिंग्स जोड़ने की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस फैक्ट्स रिकॉर्ड करने होते हैं। ये समझ किसी सुई की तरह बहुत लोगों के दिल में चुभ गई। सू वॉर्निंग गेस्ट सीट पर बैठी स्काई स्क्रीन पर उस डॉक्यूमेंट को देख रही थी। नजर थोड़ी खोई हुई थी उसने, क्योंकि अगर ये स्क्रिप्ट है तो जिसने ये लिखा उसे रियलिटी की कोल्डनेस की समझ इतनी सटीक है कि डरावना लगता है। डॉक्यूमेंट पेज गायब होने के बाद स्काई स्क्रीन रुकी नहीं। उसने सीधे एक नया कंटेंट शुरू किया। पर यह पूरा कलेक्शन रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि एक फास्ट एडिटेड सेगमेंट। स्क्रीन्स बहुत तेजी से बदल रहे थे। पहली स्क्रीन करीब 3 सेकंड रुकी। एक साधारण सा शीशा एक पूरी तरह सील्ड बॉक्स में कंटेन किया हुआ। स्क्रीन के कॉर्नर में लिखा था कंटेनमेंट नंबर 002, एनोमली लेवल, सेफ। शीशे के सरफेस में रूम का सीन दिखता है और उसमें एक एक्स्ट्रा इंसान है, एक ऐसा इंसान जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। स्क्रीन चेंज हुई। एक डोर, देखने में नॉर्मल वुडन डोर, बिना किसी दीवार वाले एक आयरन फ्रेम पर लगी हुई, अकेली एक खाली रूम के सेंटर में खड़ी। स्क्रीन में एक रिसर्चर ने डोर खोला। डोर के दूसरी तरफ रूम का दूसरा हिस्सा नहीं बल्कि एक स्नो फील्ड थी। कंटेनमेंट नंबर 007, अनामली लेवल, अलर्ट। स्क्रीन चेंज हुई। एक ग्लास जार, अंदर एक काला लिक्विड। लिक्विड धीरे धीरे एक पैटर्न में हिल रहा था। कोई इसे छू नहीं रहा, यह खुद हिल रहा है। कंटेनमेंट नंबर 009, अनामली लेवल, सेफ। स्क्रीन चेंज हुई। एक कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज। कॉरिडोर खाली था पर सीलिंग पर। स्क्रीन चेंज हुई। एक चेयर, बिल्कुल नॉर्मल वुडन चेयर, पर स्क्रीन दिखा रहा था हर कुछ टाइम बाद ये खुद मूव करती है, थोड़ा थोड़ा, धक्का देने से नहीं, हवा से भी नहीं, ये खुद खिसकती है। कंटेनमेंट नंबर 019, एनोमली लेवल, सेफ। स्क्रीन चेंज हुई। एक फॉरेस्ट की एरियल फुटेज। फॉरेस्ट के सेंटर में एक राउंड खाली जगह। खाली जगह में कुछ नहीं, पर आसपास के पेड़ सब बाहर की तरफ मुड़े हुए, जैसे कोई चीज उन्हें सेंटर से बाहर पुश कर रही हो।
कंटेनमेंट नंबर 023, एनॉमली लेवल, पेंडिंग ऑब्जर्वेशन, स्क्रीन्स चेंज होती रहीं। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सब तेजी से बढ़ती गईं। आखिर में स्क्रीन हर सेकंड बदलने लगी। नंबर्स भी तेजी से जंप कर रहे थे। 025, 028, 031, 033, 037, 040। हर स्क्रीन में सिर्फ एक धुंधली इमेज और एक सब लोग बस चुपचाप स्काई स्क्रीन पर तेजी से गुजरती स्क्रीन्स को देखते रह गए। नंबर्स बड़े और तेज होते जा रहे थे। आखिरकार नंबर्स 100, 200, 300 पार कर गए। स्क्रीन आखिर में रुकी। स्काई स्क्रीन डार्क हो गई। पूरी दुनिया कुछ सेकंड चुप रही। फिर कमेंट्स धीरे धीरे आने लगे। पहले किसी भी बार से अलग। कोई अब सच झूठ पर बहस नहीं कर रहा था। कोई लॉजिक एनालाइज नहीं कर रहा था। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर कितनी ऐसी चीजें हैं? 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा या और भी ज्यादा। वो नंबर्स जो झट से निकल गई मुझे गिनने भी नहीं दिया। मैंने गिना। आखिरी नंबर 300 से ज्यादा तक गया था, पर वो सिर्फ जो हमने देखा। बीच में बहुत सारे नंबर स्किप भी हुए, तो एक्चुअल संख्या 300 से बहुत ज्यादा होगी। तो हमें अभी तक डिटेल में दिखाई गई वो दो चीजें 300 से ज्यादा में सिर्फ दो थीं। एक ग्रेविटी को ट्विस्ट करने वाला पत्थर, एक कंक्रीट पर स्क्रैच मार्क्स छोड़ने वाला क्रीचर। ये दोनों चीजें अगर नॉर्मल इंसान के सामने रख दो तो ये पहले से ही दुनिया का अंत जैसी लगेंगी। और ये उस कलेक्शन लिस्ट में सिर्फ 300 में से दो हैं। मुझे अब समझ आ रहा है क्यों एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है ये सब करने के लिए। और तुम लोगों ने नोटिस किया, वो तेजी से निकलने वाली स्क्रीन्स में कुछ की लेवल ना सेफ थी ना अलर्ट। एक में क्या लिखा था मैंने ठीक से नहीं देखा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। एक की लेवल सेफ या अलर्ट नहीं, दो वर्ड्स में लिखा था। मैंने जूम करके देखा, क्या वर्ड्स? डिजास्टर। कमेंट्स इन दो वर्ड्स के बाद पूरी तरह फ्रीज हो गए। सेफ लेवल मतलब एक्टिव अटैक नहीं करता, अलर्ट लेवल मतलब अटैक कर सकता है पर कंट्रोल किया जा सकता है। जो देखना चाहिए वो अपने आप दिख जाएगा। स्काई स्क्रीन एक लंबे पॉज में चली गई। स्क्रीन पूरी तरह रुक गई। कोई नया कंटेंट नहीं। ली रान ने इस विंडो को पकड़ लिया। उसने बैकएंड से आई डेटा पर एक नज़र डाली। गहरी सांस ली। दर्शक दोस्तों, उसने कैमरा की तरफ देखा। स्काई स्क्रीन के इस पॉज के दौरान हम एक छोटा सा इंटरेक्शन करना चाहते हैं। स्क्रीन पर एक वोटिंग इंटरफेस खुल गया। अभी तक आपको स्काई स्क्रीन में दिखाए कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स रियल लगते हैं या नहीं? दो ऑप्शंस, मानता हूं, नहीं मानता। वोटिंग शुरू हो गई। कमेंट्स तुरंत वोटिंग से रिलेटेड कंटेंट से भर गए। मैंने नहीं मानता डाला। रैशनैलिटी से देखना चाहिए। मान लिया इतनी सारी चीज़ें मैच कर गई, एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती। नहीं मानता इफेक्ट्स प्लस कोइंसिडेंस प्लस साइकोलॉजिकल सजेशन। लॉके ने बहुत क्लियर एनालाइज किया है। लॉके ने खुद मॉडिफाई किया अपनी बात। तुम अभी भी उस पर भरोसा कर रहे हो? मैंने नहीं मानता सेलेक्ट किया, पर मानता हूँ पहले जितना श्योर नहीं हूँ। वोटिंग 3 मिनट चली, फिर रिजल्ट आया। ली रान ने स्क्रीन पर नंबर्स पढ़े। मानता हूँ 38%, नहीं मानता 62%। कमेंट्स का रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। सिर्फ 38%, मुझे लगा ज़्यादा होगा। 62% नहीं मानते, मतलब ज़्यादातर लोग अभी भी रैशनल हैं। 38% पहले से ही बहुत डरावना है। ठीक है क्या? 2 घंटे पहले ये नंबर जीरो था। 0 से 38% सिर्फ 2 घंटे में। अगर स्काई स्क्रीन आगे भी चलती रही तो? लीरा ने इस रिजल्ट पर कोई कमेंट नहीं किया। उसने सू वार्निंग की तरफ देखा। वार्निंग? तुमने क्या डाला? सू वार्निंग का एक्सप्रेशन वापस पहले जैसा कॉन्फिडेंट और थोड़ा सुपीरियर हो गया। उसे एक पोजीशन लेनी थी। उसने इतनी देर हेजिटेट की, आखिरकार समझ गई, अब पीछे नहीं हट सकती। अगर अभी वो कहे, मुझे लगता है शायद ये सच है, तो पहले वाले मजाक सब उसके अपने मुंह पर तमाचा बन जाएंगे। और उन मजाकों का टारगेट लो रान था। अगर वो स्काई स्क्रीन को सच मान ले तो कहीं ना कहीं मान रही होगी कि लुओ रान सही था। वो लुओ रान को जीतने नहीं दे सकती, कम से कम पूरे नेटवर्क के सामने नहीं। तो उसने चुना नहीं मानती। मैं पहले बहुत ज़्यादा बोल चुकी थी, अब पीछे नहीं हट सकती। हंसी आ गई। वो नहीं मान रही क्योंकि राशनल है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके एक्स का नाम लुओ रान है। उसने रात भर गाली दी है। अब पीछे हटना मतलब हार मानना। इस लड़की का शुरू से आखिर तक कोई अपना जजमेंट नहीं रहा, बस एक्स को नीचा दिखाने के इर्द गिर्द घूम रही है। और भी इरिटेटिंग लग रही है। ठीक है, उसे छोड़ो, स्काई स्क्रीन ही मैन बात है। वो सिर्फ एक इंटरल्यूड है, टाइम वेस्ट मत करो। सू वार्निंग ने ये कमेंट्स देखे। चेहरे की स्माइल एक पल के लिए फीस हुई, पर बस एक पल के लिए। उसने जल्दी सिर झुकाकर फोन देखना शुरू कर दिया, कमेंट्स देखना बंद कर दिया। लीरान ने उसे एक नज़र देखा, मन में सिर हिलाया। जब पूरी दुनिया स्काई स्क्रीन डिस्कस कर रही थी, वोटिंग पर बहस कर रही थी, सच झूठ पर आर्ग्यू कर रही थी, जब सू वार्निंग नहीं मानती डालकर कमेंट्स में गाली खा रही थी, जब लाओके की पोस्ट के नीचे कमेंट, एक इंसान चुपचाप एक बिना खिड़की वाले कमरे में बैठा था। रूम बहुत डार्क था। सामने कुछ स्क्रीन से आती लाइट ही एकमात्र सोर्स थी। स्क्रीन्स पर एक साथ करीब 10-12 विंडोज खुली थीं। कुछ न्यूज़ लाइव, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म ट्रेंडिंग, कुछ स्काई स्क्रीन का रिले, और कुछ ऐसी डेटा मॉनिटरिंग विंडोज जिनका यूज समझ नहीं आ रहा था। लो रान पीठ टिकाए बैठा था। नजर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जा रही थी। एक्सप्रेशन बहुत काम था। ये कोई फोर्स्ड काम नहीं था, सच में काम था। जैसे स्क्रीन्स पर जो कुछ हो रहा है वो सब उसके अनुमान के अंदर ही हो। उसने वो स्काई स्क्रीन रिले स्क्रीन को करीब 10 सेकंड देखता रहा। स्काई स्क्रीन उस वक्त वो फास्ट कटिंग कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स वाला सेगमेंट चला रहा था। नंबर्स एक के बाद एक जंप कर रहे थे। लू और आन उन नंबर्स को देख रहा था। नज़र में कोई हलचल नहीं थी। ये सारे नंबर्स उसे याद थे। हर नंबर के पीछे क्या चीज़ है, कब कंटेन हुई, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, वो किसी से भी ज़्यादा अच्छे से जानता था। उसने टेबल पर रखा एक कम्युनिकेशन डिवाइस उठाया।
नॉर्मल फ़ोन नहीं बल्कि एक ब्लैक, बिना किसी ब्रांड की छोटी टर्मिनल डिवाइस। उसने एक बटन दबाया, कनेक्ट हुआ। लगभग तुरंत। मैंने देख लिया, लू रान ने कहा। आवाज़ बहुत हल्की थी, स्पीड नॉर्मल थी, पर हर वर्ड साफ और सटीक। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया। लू रान ने सुनकर 2 वर्ड्स में जवाब दिया, मत हिलो। फिर उसने कॉल काट दी। स्क्रीन में सू वार्निंग गेस्ट सीट पर बैठी फ़ोन देख रही थी। चेहरा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। लू रान ने उसे एक नज़र देखा, करीब आधे सेकंड, फिर नज़र हट गई। वापस स्काई स्क्रीन के रिले सिग्नल पर आ गई, जैसे किसी ऐसे इंसान को देख रहा हो जिससे उसका कोई मतलब ना हो। वो खड़ा हुआ, रूम के कॉर्नर में एक सिंपल बेड की तरफ गया। बेड बहुत छोटा था, ऊपर से फेक कंबल। वो बेड के किनारे बैठ गया, माथा दबाया। कोई सांस नहीं छोड़ी, कोई खुद से बात नहीं की, कोई ड्रामेटिक जेस्चर नहीं। बस एक थका हुआ इंसान एक डार्क रूम में कुछ देर बैठा था। फिर उसने कंबल खींचा, जैसे रेस्ट करने का इरादा हो। स्क्रीन पर स्काई स्क्रीन अभी भी चल रहा था। पूरी दुनिया उसे देख रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं। स्काई स्क्रीन फिर से चमक उठी। कोई वार्निंग नहीं थी। 1 सेकंड पहले पूरी तरह डार्क थी, अगले सेकंड स्क्रीन आ गई। पर इस बार स्क्रीन की स्टाइल पिछले दोनों से अलग थी। पहला सेगमेंट सीसीटीवी स्टाइल था, दूसरा हैंडहेल्ड रियल फुटेज था। इस बार एरियल शॉट था। एक शहर का पूरा व्यू स्काई स्क्रीन पर फैल गया। हाई राइजेज, ट्रैफिक का फ्लो, नदी पर एक बड़ा केबल स्टेट ब्रिज। ब्रिज पर ट्रैफिक डेंस थी, लाइट्स शहर को जोड़ रही थीं। ये एक ऐसा शहर था जिसे हर कोई एक नज़र में पहचान सकता था। कमेंट्स तुरंत उबल पड़े। ये न्यू चांग सिटी नहीं है क्या? न्यू चौंग ब्रिज? ये न्यू चौंग ब्रिज है। मैं यहीं आसपास रहता हूँ। अरे यार, इस बार कोई रिमोट विलेज नहीं है, ये फर्स्ट ईयर सिटी है। स्काई स्क्रीन के टॉप लेफ्ट में नोट आया, कलेक्शन, इंसिडेंट रिकॉर्ड, लोकेशन, न्यू चौंग सिटी। कैमरा शहर के पैनोरामिक व्यू से धीरे धीरे जूम होते हुए उस केबल स्टेट ब्रिज पर आकर फिक्स हो गया। न्यू चांग ब्रिज की कुल लेंथ 2300 मीटर है। 8 लेन्स दोनों डायरेक्शंस में। ट्रैफिक वॉल्यूम 1 लाख गाड़ियों से ज्यादा। पासिंग लोगों की संख्या गिनी नहीं जा सकती। ये ब्रिज 20 साल से ज्यादा ऑपरेटिंग है। शहर के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैफिक आर्टरीज में से एक है। लगभग हर न्यू चांग रेजिडेंट इस ब्रिज से गुजरा है। स्काई स्क्रीन पर नरेशन की आवाज आई, पिछले जैसी ही, वही मेल वॉइस, काम और स्टडी। इस बार टाइप बदल गया, स्पेशल अनामली। क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में अनामली इवेंट्स की सिस्टमैटिक चेकिंग करते वक्त एक बहुत खास तरह का फिनोमिनान मिला। ये टाइप किसी कॉन्क्रीट एंटिटी या क्रीचर से रिलेटेड नहीं, बल्कि स्पेस पर ही असर डालता है। सिंपल शब्दों में, कुछ जगहों की स्पेस में प्रॉब्लम है। न्यू चैंग ब्रिज उन कंफर्म्ड केसेस में से एक है। कमेंट्स फिर फट पड़े। न्यू चैंग ब्रिज की स्पेस में प्रॉब्लम है? मैं रोज उस ब्रिज से ऑफिस जाता हूँ। स्पेस में प्रॉब्लम का मतलब क्या? ब्रिज गायब हो जाएगा या क्या? डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। नारेशन ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। स्क्रीन एक ट्रैफिक मॉनिटरिंग फुटेज पर कट हुई। टाइम स्टैम्प एक वीकडे की सुबह का था। ब्रिज पर गाड़ियां नॉर्मली चल रही थी। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। पर स्क्रीन पर ज्यादातर गाड़ियों का डेटा बिल्कुल नॉर्मल था। पर एक व्हाइट कार को रेड हाईलाइट किया गया था। वो ब्रिज के वेस्ट एंड से एंट्री करती है। स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्रिज की लेंथ और स्पीड के हिसाब से उसे ईस्ट एंड तक पहुंचने में करीब 3 मिनट लगने चाहिए। उसका एक्चुअल ट्रैवल टाइम था 41 सेकंड। कमेंट्स हैंग हो गए। 41 सेकंड, 2300 मीटर की ब्रिज, 41 सेकंड में पार। स्पीड 45, 41 सेकंड में करीब 500 मीटर चलेगी। पर ब्रिज तो 2300 मीटर है। बीच के 1800 मीटर कहाँ गए? स्क्रीन ने उस वाइट कार की पूरी जर्नी रिप्ले की। वो वेस्ट एंड से एंट्री हुई। मॉनिटरिंग में नॉर्मली करीब 500 मीटर चली। फिर स्क्रीन एक बार हल्का फ्लिकर हुआ। बहुत छोटा, लगभग नोटिस ही ना हो पाए। अगर स्काई स्क्रीन ने स्पीड स्लो करके ना दिखाया होता तो कोई ध्यान ना देता। फ्लिकर के बाद वो व्हाइट कार ब्रिज के ईस्ट एंड एग्जिट पर आ गई। बीच के 1800 मीटर का रास्ता हवा में गायब हो गया। कार स्पीड नहीं बढ़ी, उड़ी नहीं, किसी टनल या शॉर्टकट से नहीं गई। वो ब्रिज पर नॉर्मली चल रही थी। फिर एक फ्लिकर के बाद 1800 मीटर जंप कर गई। कमेंट्स 3 सेकंड के लिए पूरी तरह हैंग हो गए, फिर पागल हो गए। ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग वाला कोई इंसान है क्या यहाँ जो एक्सप्लेन करे इस तरह की स्क्रीन जंप को? क्या मॉनिटरिंग इक्विपमेंट फॉल्ट है? देखो, टाइम स्टैम्प कंटिन्यूस है, जंप नहीं। वो कार 41 सेकंड में इस एंड से उस एंड तक पहुंच गई। मुझे फिजिक्स में समझ नहीं आ रहा ये कैसे पॉसिबल है। स्पेस, हमने कंफर्म किया कि न्यू चैंग ब्रिज की सरफेस पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स में स्पेस कंप्रेशन फिनोमेनन होता है। कंप्रेशन जोन में मौजूद ऑब्जेक्ट्स और लोग बिना जाने एक फिजिकल डिस्टेंस जंप कर लेते हैं। ये फिनोमिनन फिक्स्ड नहीं है। ट्रिगर कंडीशंस अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। रिकॉर्ड किए गए डेटा के हिसाब से रोज एवरेज 3 से 5 बार होता है। हर बार करीब 10 से 30 सेकंड चलता है। मतलब रोज सैकड़ों लोग बिना जाने स्पेस जंप एक्सपीरियंस करते हैं। रोज सैकड़ों लोग बिल्कुल अनजाने, एक ऐसी ब्रिज पर जहां रोज 1 लाख गाड़ियां चलती हैं। कमेंट्स कुछ सेकंड चुप रहे। डर की वजह से नहीं, बल्कि डर से भी डीपर किसी चीज की वजह से, कंफ्यूजन। पहले दोनों कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स एक पत्थर था, एक क्रीचर था। वो डेंजरस तो थे, पर कम से कम कहीं और की चीज थी। दूर किसी रिमोट विलेज का पत्थर, अबेंडेंड फैक्ट्री का क्रीचर, नॉर्मल इंसान की डेली लाइफ से बहुत दूर। पर ये अलग है। ये एक ब्रिज है, रोज 1 लाख लोग उससे गुजरते हैं शहर के सेंटर में।
जिसे सब जानते हैं। तुम शायद कल ही उससे गुजरे हो, तुम शायद कल फिर गुजरोगे, और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि ब्रिज पर किसी एक सेकंड में तुमने 1800 मीटर की स्पेस जंप की। ब्रिज पार करते वक्त कभी कभी मुझे लगता था, इतनी जल्दी पहुंच गया। मैंने सोचा शायद मैं डे ड्रीम कर रहा था, टाइम नोटिस नहीं किया। अब तुम बता रहे हो शायद डे ड्रीम नहीं था, मत बोलो। मुझे भी ऐसा फील हुआ है। कई बार ब्रिज पार करते वक्त लगा बहुत जल्दी हो गया, पर रोज सेम रूट जाओ तो जल्दी लगता ही है। हर चीज को इस पर मत जोड़ो। तो मॉनिटरिंग डेटा भी 41 सेकंड में 2300 मीटर भी साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है क्या? कमेंट्स बहस कर रहे थे, पर इस बार बहस की नेचर बदल गई थी। पहले स्काई स्क्रीन सच है या झूठ पर बहस होती थी, अब बहस थी अगर सच है तो क्या मैंने भी एक्सपीरियंस किया है? ये ट्रांजिशन बहुत सटल था, पर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका मतलब था ज्यादा से ज्यादा लोग बिना रियलाइज किए स्काई स्क्रीन के कंटेंट को रियल मानने वाली प्रेमिस पर आ चुके थे। वो सच झूठ नहीं डिस्कस कर रहे थे, वो डिटेल्स डिस्कस कर रहे थे, और डिटेल डिस्कस करना खुद ही एक डिफॉल्ट एक्सेप्टेंस है। स्काई स्क्रीन आगे बढ़ी, स्क्रीन ट्रैफिक मॉनिटरिंग से एक और फुटेज पर खड़ी। ये बार ऑर्गेनाइजेशन का एक्शन रिकॉर्ड था। टाइम था अर्ली मॉर्निंग, न्यू चैंग ब्रिज पर कुछ, पर इस बार वो कोई वेपन नहीं लाए थे, बल्कि बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाए थे। उन्होंने ब्रिज सरफेस की स्पेसिफिक पोजीशन पर इंस्ट्रूमेंट्स की एक रो लगाई, फिर वेट किया। सुबह 3:17 पर स्क्रीन में सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ अलार्म सिग्नल दिखाने लगे। ब्रिज सरफेस का करीब 200 मीटर लंबा एरिया, लाइट अचानक बदलने लगी। न ब्राइट हुई न डिम हुई, बल्कि डिस्टॉर्ट हुई, जैसे वो ब्रिज का हिस्सा एक असमतल शीशे में बदल गया हो। उस एरिया से गुजरने वाली सारी लाइट बेंड होने लगी। दूर शहर की लाइट्स उस एरिया में स्ट्रेच्ड और डिफॉर्म्ड लाइट बैंड्स में बदल गईं, जैसे कोई मुड़ा हुआ रिबन हो। आंखों से दिखने वाला स्पेस डिस्टॉर्शन न्यू चैंग ब्रिज पर। कमेंट्स फिर फट पड़े, क्या यार क्या यार क्या यार, तुम लोगों ने देखा वो लाइट उस ब्रिज सेगमेंट पर? स्पेस डिस्टॉर्शन सच में एक सिटी ब्रिज पर हुआ। ये अगर स्पेशल इफेक्ट है तो मैं अपना फोन खा जाऊं। वो लाइट बेंडिंग इफेक्ट बहुत रियल था। दूर की बिल्डिंग लाइट्स उस एरिया से गुजरकर शेप बदल गई। मैं नदी के पार रहता हूं मैं, पर तुरंत एक नई फीलिंग ने घेर लिया। ये सच झूठ की बहस नहीं थी, ये डर था, रियल पर्सनल डर। क्योंकि न्यू चैंग ब्रिज कोई रिमोट विलेज का खेत नहीं है, ये एक फर्स्ट ईयर सिटी की ब्रिज है, जहां रोज 1 लाख लोग गुजरते हैं। अगर इस ब्रिज की स्पेस में सच में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है अनामलीज सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट फाइल्स में नहीं है, वो सबके आसपास हैं। हर रोज काम पर जाने वाले रास्ते पर भी कमेंट्स तेजी से स्क्रॉल होने लगे। न्यू चांग के लोकल्स, न्यू चांग के दोस्त, बात करो। तुम लोगों को ब्रिज पार करते वक्त कभी कुछ अजीब लगा? मैं न्यू चांग का हूँ, सच कहूँ तो ब्रिज देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं वो ब्रिज लगभग रोज पार करता हूँ। कोई और न्यू चैंग ब्रिज की ट्रैफिक मॉनिटरिंग डेटा ढूंढ सकता है, पब्लिक में मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन रियल है तो ये डेटा पहले ही क्लीन कर दिया गया होगा। तुम जो भी नॉर्मल मॉनिटरिंग डेटा देख रहे हो वो शायद पहले ही प्रोसेस किया हुआ है। आखिरी कमेंट ने पूरे डिस्कशन एरिया का मूड। मेमोरीज मिटाना, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स बनाना, सारे ट्रेसेस साफ करना। वो पूरी दुनिया को यकीन दिला रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, और पूरी दुनिया सच में मान गई। 20 साल से ज्यादा से मान रही है। आज इस स्काई स्क्रीन के आने तक स्काई स्क्रीन अभी भी पॉज में थी, पर इंटरनेट को अब स्काई स्क्रीन की जरूरत नहीं रह गई कंटेंट की। न्यू चैंग के लोकल्स पोस्ट्स करने लगे, एक नहीं, एक पूरा ग्रुप। स्काई स्क्रीन में न्यू चैंग ब्रिज दिखाए जाने के 10 मिनट के अंदर सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स की लोकल कम्युनिटीज फट पड़ी। पहली पोस्ट जिसने आग लगाई वो एक लोकल लाइफस्टाइल ब्लॉगर की थी। फॉलोअर्स कम थे, नॉर्मली फूड और प्लेसेस के बारे में पोस्ट करता था, पर आज रात उसने बिल्कुल अलग कंटेंट पोस्ट किया। किसी को याद है करीब 4-5 साल पहले न्यू चैंग ब्रिज का साउथ सेक्शन बंद हुआ था? कहा गया था पाइप रिपेयर है, पूरा साउथ सेक्शन कंस्ट्रक्शन के लिए क्लोज हुआ, करीब 2 महीने के लिए। मैं नदी किनारे रहता हूँ, उन 2 महीनों में मैं रोज वो ब्रिज देखता था। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कुछ थी, पर मैंने कभी कोई हैवी इक्विपमेंट जाते नहीं देखा। दिन में कभी कभी 1-2 गाड़ियां बैरियर से आती जाती दिखती, पर वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स नहीं थी। मैंने अपने हस्बैंड से कंप्लेन भी की थी कि ये कंस्ट्रक्शन टीम बहुत लेजी है, 2 महीने बंद रखा और कुछ किया ही नहीं। और एक बात, उन दिनों जब भी मैं बालकनी से ब्रिज की तरफ देखती मुझे डर नहीं लगता था, बेचैनी भी नहीं, बस एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे हवा की डेंसिटी बदल गई हो, या लाइट सही नहीं थी। उस वक्त मैंने सोचा शायद मैं बहुत थकी हूँ, ज़्यादा नहीं सोचा। पर अब स्काई स्क्रीन देखने के बाद मुझे बस एक सवाल पूछना है, वो 2 महीने का पाइप रिपेयर सच था क्या? ये पोस्ट पब्लिश होने के 5 मिनट के अंदर 30,000 बार शेयर हो गई, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे न्यू चैंग के लोकल्स आ गए। मुझे भी याद है, उस वक्त मैं उसी एरिया में काम करता था, 2 महीने घूमकर जाना पड़ता था। मुझे भी अजीब लगता था, बैरियर के अंदर कंस्ट्रक्शन जैसा कुछ दिखता ही नहीं था। मैं तुमसे भी नज़दीक रहती हूँ। उन दिनों कुछ रातें मैंने ब्रिज पर लाइट देखी थी, कंस्ट्रक्शन लाइट्स नहीं, एक स्काई ब्लू कलर की, बहुत रेगुलर फ्लिकर। तब सोचा था शायद, मुझे भी याद है, मैं उस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक से नदी किनारे जाता था। ब्रिज के पास वाले सेगमेंट से गुजरते वक्त हमेशा हल्का सा चक्कर आता था, सीवियर नहीं, बस एक पल के लिए। वो सेगमेंट पार करते ही ठीक हो जाता, बाद में बैरियर हटने के बाद फिर कभी नहीं हुआ। मेरी माँ ने एक बार बताया था वो ब्रिज पार कर रही थी, अचानक उसे लगा ऑलरेडी पहुंच गई। फोन देखा तो 1 मिनट भी नहीं बीता था। उसे लगा शायद उसने गलत देखा। पोस्ट्स बढ़ते गए,
डिटेल्स ज़्यादा स्पेसिफिक होती गई। किसी ने पुराना लोकल न्यूज़ ऐप भी ढूंढ निकाला जिसमें पाइप रिपेयर का नोटिस था। नोटिस बहुत छोटा था, वर्डिंग बहुत ऑफिशियल। ब्रिज के नीचे पाइप फैसिलिटीज़ पुरानी होने की वजह से सेंट्रलाइज्ड रिपेयर ज़रूरी है। न्यू चैंग ब्रिज का साउथ सेक्शन इस डेट तक क्लोज रहेगा। रेजिडेंट्स पहले से प्लान करें। बस इतनी ही लाइंस। ये नहीं बताया गया कौन सी पाइप, ये नहीं बताया गया कौन सा कंस्ट्रक्शन रेट है, कोई पब्लिक। इस नोटिस को स्काई स्क्रीन के कंटेंट के साथ रखकर देखो तो पूरा मतलब बदल जाता है। कमेंट्स इन पोस्ट के लाइव स्टूडियो में आने के बाद पूरी तरह बदल गए। तीसरी बार मैच हुआ। बाह्य टाउन का गैस लीक, लैब का इक्विपमेंट फॉल्ट, न्यू चैंग ब्रिज का पाइप रिपेयर। 3 बार, 3 बिल्कुल अलग जगहें, बिल्कुल अलग लोग, बिल्कुल अलग वर्ड्स, सब मैच कर गया। 1 बार कोइंसिडेंस, 2 बार लक, 3 बार क्या कहते हैं, 3 बार को पैटर्न कहते हैं। और तुम लोगों ने एक कॉमन पॉइंट नोटिस किया, हर बार ऑफिशियल वर्जन बहुत जेनरिक है। गैस लीक, इक्विपमेंट फॉल्ट, पाइप रिपेयर, सारे ऐसे एक्सक्यूजेज हैं जो फॉलो क्वेश्चंस नहीं लाते, क्योंकि रियल रीजन बताई नहीं जा सकती। इसलिए सबसे बेकार सा रीजन उस करके ढक दिया जाता है। कौन एक पाइप रिपेयर की डिटेल पूछेगा? कोई नहीं। आज तक लाओकी की तीसरी पोस्ट नहीं आई। इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका कमेंट सेक्शन पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। पहली पोस्ट के नीचे जो पहले सब लाओ के रॉक्स रैशनैलिटी फॉरएवर जैसे थे, अब पूरी रो में उल्टा हो चुके थे। लाओ के 3 बार हो गया, अभी भी कोइंसिडेंस बोलोगे? बाह्य टाउन को तुमने कहा कोइंसिडेंस है, लैब डेटा को कहा प्रोडक्शन टीम ने पहले कलेक्ट किया, अब न्यू चैंग ब्रिज भी मैच कर गया। तो क्या प्रोडक्शन टीम ने उस साल का म्यूनिसिपल नोटिस भी फोर्ज किया? क्या उन्होंने सैकड़ों न्यू चैंग रेजिडेंट्स को भी परफॉर्म करने के लिए मनाया? तुम्हारी थियरी के लिए जरूरी कंडीशन ज्यादा से ज्यादा absurd होती जा रही हैं। अगर तुम्हारी केयरफुली प्लान स्कैम थ्योरी को सही साबित करने के लिए प्रोडक्शन टीम को पूरे देश की सारी लैब्स का इंटरनल डेटा चाहिए, किसी भी जगह की न्यूज़ नोटिस फोर्ज करनी पड़े, सैकड़ों अनजान नॉर्मल लोगों को एक साथ पोस्ट करवाना पड़े और ग्लोबल स्काई स्क्रीन बनानी पड़े, तो सवाल ये है, ये टीम क्या ऑर्गेनाइजेशन से भी ज़्यादा पावरफुल है? अगर एक झूठ एक्सप्लेन करने के लिए झूठ से भी ज़्यादा बेतुकी कहानी बनानी पड़े तो शायद वो झूठ नहीं है। आखिरी कमेंट सबसे टॉप पर पहुंच गया। शेयर्स लाओके की ओरिजिनल पोस्ट से भी ज़्यादा हो गए। लाओके का अकाउंट चुप हो गया। कोई नई पोस्ट नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई अपडेट नहीं। वो कन्विंस नहीं हुआ था, वो टेम्प्रेरी तौर पर कोई एंगल नहीं ढूंढ पा रहा था। कमेंट्स में जो पहले लाओके के साथ थे वो भी अब डिवाइड होने लगे। सच कहूँ तो मैं पहले सेगमेंट से लाओके के साथ था, पर अब 3 बार 3 इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशंस, अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं ये नहीं कह रहा मानता हूँ, बस मैं अब नहीं मानने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहा। ये दोनों एक बात नहीं। मेरी अभी की स्थिति है, मैं मानता नहीं, पर मुझे कोई वजह नहीं मिल रही नहीं मानने की। मैं न्यूट्रल रहूंगा, अभी किसी साइड में नहीं हूँ, स्काई स्क्रीन खत्म होने का वेट करूंगा। न्यूट्रल रहना, ये 4 शब्द अगले कुछ मिनटों में कमेंट्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाले बने। बहुत सारे लोग जो पहले नहीं मानते वाले कैंप में मजबूती से खड़े थे, चुपचाप अपना पोजीशन न्यूट्रल पर वापस ले आए। वो मानते हैं नहीं बोल रहे थे, पर अब नहीं मानते भी नहीं बोल रहे थे। ली रान ने ये ट्रेंड नोटिस किया। उसकी एक प्रोफेशनल हैबिट थी, हमेशा पब्लिक ओपिनियन का डायरेक्शन देखना। जिस मोमेंट ओपिनियन पलटने वाली होती है, उस क्रिटिकल पॉइंट पर जो पकड़ ले वही सबसे बड़ा फायदा उठाता है। अभी वही क्रिटिकल पॉइंट था। उसने सू वार्निंग की तरफ देखा। वार्निंग। सू वार्निंग ने सिर उठाकर उसे देखा। पहले तुमने नहीं मानती डाला था, अपना व्यू भी बताया था। ली रान का टोन बहुत काम था, पर सबको पता था इस सवाल का वेट कितना है। अब स्काई स्क्रीन ने नया कंटेंट दिखाया है और लोकल्स का टेस्टिमोनी भी आया है। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, अभी भी तुम्हें लगता है ये सब झूठ है? स्टूडियो में एक पल चुप्पी छाई। कमेंट्स सब लोग सू वार्निंग के जवाब का वेट कर रहे थे। सू वार्निंग के होंठ हल्के हैं। उसे अच्छे से पता था अभी सिचुएशन क्या है। पब्लिक ओपिनियन का मूड पलट रहा था। ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं मानते से न्यूट्रल पर आ रहे थे। अगर वो अभी अपनी बात बदल दे, बोले मुझे लगता है शायद ये सच हो सकता है, तो वो बाकी सबके साथ पलट सकती है, पीछे नहीं रह जाएगी। पर वो पलट नहीं सकती। वजह वही थी, आज रात उसका हर मजाक लू और आन की तरफ था। वो ऐसी चीज़ों पर मारने वाले हैं, वो लोग बहुत नाइव हैं, मेरे एक्स जैसे टीनेजर। अगर वो अब बोले मुझे लगता है शायद सच है, तो ये सारी बातें सीधे अपने ही मुंह पर तमाचा बन जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर स्काई स्क्रीन का कंटेंट सच है, तो लू और आन कोई बेकार बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने वो देखा जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। वो ये मानना नहीं चाहती, इसलिए उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा व्यू नहीं बदला। सो वार्निंग बोली, मैं मानती हूँ ये कोइंसिडेंसेस सच में बहुत ज्यादा है, पर कोइंसिडेंसेस ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि ये सच है। जब तक डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिलता, मैं रैशनल रहना चूज करती हूँ। इस बार उसने फिर लू और आन का नाम नहीं लिया, पर रैशनल रहना, ये 4 शब्द अभी के कॉन्टेक्स्ट में लगभग मैं अभी भी नहीं मानती जैसा ही था। कमेंट्स का रिएक्शन सटल था, कोई बड़ा गाली वाला भी नहीं आया, कोई सपोर्ट भी नहीं किया। ज्यादातर लोग एक ठंडी नज़र से देख रहे थे। ठीक है, वो अपनी बात नहीं बदल रही, सब वेट मत करो, चलो अब उसकी बात मैटर नहीं करती। स्काई स्क्रीन पर फोकस करो, जो भी बोले अब मैटर नहीं करता। स्काई स्क्रीन खत्म होने के बाद उसका चेहरा